अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सेहत वगैरह ठीक होगी। तो एक चीज़ सिर्फ डिस्कस करनी है कि हम सेशन को स्टार्ट करें कि जो असाइनमेंट्स हैं ना उनको आपने ज़रूर इंश्योर करना है कि टर्न इन करें। तो अभी मैं आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या इशू है। एक मिनट रुकिएगा बस, मैं आपसे अभी स्क्रीन मेरी विजिबल हुई तो बताइएगा। स्क्रीन मेरी विजिबल है? जी सर। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके असाइनमेंट्स हैं। तो ये प्री सेशन वीडियो की असाइनमेंट है कि ये आपने ओपन करके इसको टर्न इन करना है। तो इसमें देखिए 11 स्टूडेंट्स, 11 9 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स। तो मतलब कि फिर हमें तो ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे जो हैं वो वीडियोस देख के नहीं आ रहे। तो मैं चाहूँगा कि आप इंश्योर करें कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो वीडियोस देख के आएँ और उसको टर्न इन करें। ये ज़रूरी है कि आपने असाइनमेंट को टर्न इन करना है ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो देख के आ रहे हैं। अदरवाइज हमें लगेगा कि आप नहीं देख के आ रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने वीडियो को ज़रूर देख के आना है और हमारे नॉलेज के लिए आपने उसको टर्न इन भी करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर से ही हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सारे जो हैं वो वीडियोस देख के आए होंगे। अगर प्रोक्योरमेंट का कोई भी क्वेश्चन है फ्रॉम फर्स्ट डे, आसिम भाई हैं हमारे साथ, शहजाद भाई हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो प्लीज़ हम स्टार्ट करते हैं। आसिम भाई प्लीज़ आप अल्फ़ाबेटिकली हर बच्चे से जो क्वेश्चंस लें और हर बच्चा इंश्योर करे कि वो क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि बड़ा कुछ है पूछने के लिए। कि लेबल के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सप्लायर से कलेक्शन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें प्लीज़। आसिम भाई आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सबसे पहले अब्दुल वाजिद का नाम आ रहा है। अब्दुल वाजिद भाई बताएं आप कुछ, मतलब कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन है मतलब अभी तक? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने पिछला लेक्चर भी देख लिया सारा और करंट जो है अभी जो वीडियो है वो मैंने 50% देखी है अभी तक, तो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है ऐसे। ठीक है, फिर आप बता दें मुझे। लास्ट टाइम हमने प्लेसमेंट फी के बारे में बात की थी, उसे जी सर। कर दें आप अपने वर्ड्स में। सर आवाज़ डिस्टॉर्ट हो गई है, काइंडली दोबारा बताएंगे क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम ना प्लेसमेंट फी के बारे में काफ़ी डिटेल से बात हुई थी, जी सर। तो उसे एक्सप्लेन करें आप। सर इसमें ये है कि जो है हम प्लेसमेंट सर्विस होती है जो कि हम एक्टिव करते हैं एट द टाइम के हम ऑर्डर को वेयर हाउस में डिस्पैच करवा रहे हैं। तो वो ऑर्डर को स्प्लिट कर देते हैं। उसको स्प्लिट से बचाने के लिए हम प्लेसमेंट सर्विस एक्टिव करते हैं जिसके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि हम पे करते हैं। और उस सूरत में हम जो है अपना ऑर्डर जो है वो हमारा ऑर्डर स्प्लिट नहीं होता और वो एक ही जगह पे एक ही वेयर हाउस में चला जाएगा। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। अब अदनान महमूद। नहीं है फिर अली उस्मान।
सर हेलो, प्रोडक्ट का बॉक्स होता है, बड़ा बॉक्स, जिसके अंदर हमारे सारे छोटे यूनिट होंगे, जो मेरी सारी प्रोडक्ट होगी, उसके ऊपर जो सा उसके ऊपर भी यूपीसी लगता है कि उसके ऊपर लेबल लगता है, एक मेन जो बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट मौजूद होती है। मिसाल हमने 100 माउस किए हैं। हमजा भाई वो मास्टर कार्टन होता है और उसके यूपीसी लेबल तो जो बारकोड लेबल है वो तो हमने लगाना ही नहीं ना इंडिविजुअल डब्बे पे लगाना है, ना हमने मास्टर कार्टन पे लगाना है। हमारा एक ही लेबल लगेगा जो मास्टर कार्टन पे लगेगा और वो एफबीए लेबल होगा जो अमेज़न की तरफ से। बाकी दूसरा शिपिंग लेबल भी हो सकता है, लेकिन अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा मास्टर कार्टन पे एक ही लेबल लगेगा और वो एफबीए लेबल होगा। अच्छा, और सर एक कार्टन में हमारे अगर हमने एक ही सप्लायर से 2 तरह की प्रोडक्ट खरीदी है, लाइक हमने माउस भी खरीदा है, कुछ चार्जर भी किए हैं, तो एक कार्टन में एक कैटेगरी की प्रोडक्ट आएगी कि एक ही सप्लायर हम आप जब आप शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो ये एक ऑप्शन होती है कि एवरीथिंग इन वन बॉक्स या वन बॉक्स में मल्टीपल एसक्यूज हैं। बिल्कुल, आप एक डब्बे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको रिकमेंड नहीं करते कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक डब्बे के अंदर आपकी एक ही प्रोडक्ट हो, और मतलब कि अगर आपकी 10-10 यूनिट हैं तो 2 डब्बे जाएं 10-10 यूनिट के, एक ही डब्बे के अंदर वो 10-10 यूनिट ना जाएं, क्योंकि फिर अमेज़न के एंड पे चांसेस बढ़ जाती हैं कि वो यूनिट मिक्स कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि अलग-अलग डब्बा हो। अदरवाइज आप तो कर सकते हैं, आप एक ही डब्बे में मल्टीपल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, अमेज़न अलाउ करते हैं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो प्लीज आप करें, नहीं तो फिर आसिम भाई जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। आसिम भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जस्ट ये पूछना था कि ASIN नंबर जो होता है सर, वो हमें कैसे मतलब मिलेगा? जब लिस्टिंग करेंगे तब जनरेट करेगा अमेज़न, या फिर हमें खुद से? अमेज़न ये बड़ा इजी प्रोसेस है, इसमें तो कोई जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कोई अमेज़न, तो उसका एक आइडेंटिफायर होता है ASIN। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आप खोलते हैं ना, तो उसका लिंक देखें, तो लिंक में लिखा होता है DP/ फिर उसका आगे ASIN होता है। जो ASIN नंबर होता है वो हमेशा B से स्टार्ट होता है और उसके आगे 0 होता है। जी सर, वो मुझे पता है ASIN नंबर का। मुझे जस्ट ये पूछना था कि ये हमें मिलेगा कैसे? मतलब जब हम एक प्रोडक्ट लेके अगर FBM कोई करता है तो उसके लिए वो फिर ASIN नंबर अमेज़न हमें देगा क्या? हमें चाहिए, आप थोड़ा क्वेश्चन क्लैरिफाई करेंगे, हमें वो ASIN नंबर कब चाहिए होगा? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, वो लिस्टिंग के दौरान जब हमें ASIN नंबर चाहिए होता है प्रोडक्ट सर्च करने का, जो सेकंड स्टेप है, जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, रिवर्स रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले आप उसका ASIN ही नोट करते हैं। जब आपने वो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च वाली शीट देखी होगी तो उसमें वो ASIN भी था। हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम उसका ASIN भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक SKU की मल्टीपल ASIN भी हो सकते हैं। फर्ज करें आप बेच रहे हैं एक डेल का माउस, तो उस डेल के माउस की मल्टीपल ASIN हो सकते हैं, मल्टीपल लिस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें FBA सेलर हों, बाय बॉक्स में, और सेल हो रही हो, रिसेंट रिव्यूज हों। तो ASIN तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होंगे। किसी भी प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है उसके ASIN के अगेंस्ट ही करना है ना। एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि शायद हमें अपनी लिस्टिंग के लिए अलग ASIN चाहिए। ये शायद ये समझ। अच्छा, जो बंदे प्राइवेट लेबलिंग करते हैं उसमें वो लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ जाती है, क्योंकि ब्रांड होलसेल में लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी होती, क्योंकि हम तो लिस्टिंग ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी रैंक्ड है, ऑलरेडी सेल हो रही हैं और ऑलरेडी कुछ बंदे बेच रहे हैं।
तो हम अगर खुद लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो Amazon, क्योंकि जब आप लिस्ट कर रहे होते हैं तो Amazon आपसे ऑप्शन मांगता है कि जी क्रिएट योर लिस्टिंग, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे प्रोडक्ट का टाइटल मांगता है, उसकी डिस्क्रिप्शन मांगता है, उसके डायमेंशन मांगता है, वेट मांगता है, उसकी इमेजेस मांगता है, उसकी A to Z डिटेल मांगता है। तो जब भी आप वो करेंगे तो फिर आपको एक ASIN मिल जाएगा। वो तो इजी प्रोसेस है, आप न्यू ASIN क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड होलसेल का बिजनेस है, इसमें हमने ASIN कभी भी न्यू क्रिएट नहीं करना होता, क्योंकि जब न्यू ASIN बनता है अमेजोन पे तो ना उसकी रैंकिंग होती है, ना उस पर रिव्यूज होते हैं, तो उसकी फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये वो फिर वो सारी हमारी सरदर्दी है। हम तो ब्रांड ऑनर नहीं है, तो लिस्टिंग ब्रांड ऑनर क्रिएट करता है, तो हमने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी होती। हाँ वैसे हम कर सकते हैं, अगर कोई बंदा प्राइवेट लेवल कर रहा है तो वो कर सकते हैं। सही बोला सर, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट आसिम भाई आप क्वेश्चंस लें। हाँ जी, अब गाजी चौहान। हम आगे मूव करते हैं। गाजी चौहान आई गेस उनके माइक का इशू है। आसिम भाई नेक्स्ट हम ले लेते हैं। फजल खटक। जी सर। आपका कोई क्वेश्चन फजल भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जी सर, अभी तक तो मैंने रिवाइज किया था, इंशाल्लाह अभी तक तो नहीं है, और लास्ट टाइम थे तो उस वक्त पूछा था मैंने काफी क्वेश्चंस। सर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, एक दो क्वेश्चन आगे थे मुझे से। जी पूछें। जी अदनान भाई प्लीज। एक तो ये मुझे बता दें, वो जो लिस्टिंग करते हैं बीच में ऑप्शन आ रहा था कि आपने इसको जो सेल करना है FBA करना है या FPM, तो क्या ऐसा हो सकता है आप एक प्रोडक्ट को एज FBA सेल कर रहे हो और दूसरी प्रोडक्ट को आप एज FPM सेल कर रहे हो? और दूसरा मुझे ये था कि आप डुप्लीकेट लिस्टिंग को अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, उसकी मुझे कोई अभी तक समझ नहीं है। चले ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल आप FBM भी कर सकते हैं, आप FBA भी कर सकते हैं। आप एक ही प्रोडक्ट को FBA भी बेच सकते हैं और एक ही प्रोडक्ट को FBM भी बेच सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। Amazon आपको कहता है जी कि आप इस लिस्टिंग के सिर्फ इस प्रोडक्ट के सिर्फ 100 यूनिट मेरे पास बेच सकते हैं, किसी भी रीजन की वजह से। आप कहते हैं यार मैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा, आप फिर उसकी FBM लिस्टिंग भी कर देते हैं अपने ही पास। अब आपके पास माल पड़ा हुआ है घर में, लेकिन आप उसकी FBM लिस्टिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल, तो इसमें तो कोई मतलब इशू नहीं है। जो डुप्लीकेट लिस्टिंग का इशू है, तो इसके भी दो मतलब हैं। एक डुप्लीकेट लिस्टिंग का मतलब है कि एक प्रोडक्ट है, मतलब कि फॉर एग्जांपल HP का एक माउस है HP 01, तो उसकी पूरी की पूरी Amazon पे एक ही लिस्टिंग तो नहीं होगी ना, मल्टीपल लिस्टिंग्स होंगी। तो आप उसकी वो वाली लिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे जो सबसे अच्छी है, जिसमें आपको पोटेंशियल है। तो डुप्लीकेट लिस्टिंग का मतलब वो होगा कि एक SKU के मल्टीपल ASINs Amazon पे बने हुए, वो हो सकते हैं, मतलब कि ये तो पॉसिबल है। दूसरी डुप्लीकेट लिस्टिंग एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है कि आप एक अपने ASIN को 2 दफा लिस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आपकी एक लिस्टिंग है, उसका SKU है HP 01, आपने वो आपकी ओल्ड इन्वेंट्री है, आप उसको 20 की बेच रहे हैं। नई इन्वेंट्री आपकी महंगी आई, आपने उसको 22 का बेचना है, तो आप उसी ASIN की न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे। आप उसका SKU रख देंगे HP 01A, तो आप उसको 22 पे बेचेंगे, तो सेम ही प्रोडक्ट पे आपकी 2 लिस्टिंग्स आ जाएंगी। पता चलेगा जी कि फजल खटक उसको 20 का भी बेच रहा है, 22 का भी बेच रहा है। तो आप अपनी भी डुप्लीकेट लिस्टिंग बना सकते हैं, और Amazon.com पे भी किसी एक प्रोडक्ट की मल्टीपल ASIN हो सकते हैं। तो ये सारी सिनेरियो हो सकती है। क्लियर हो गया आपको? जी सर, थैंक यू। नाम भाई चलें ठीक है। कोई और क्वेश्चन अगर आपका है तो प्लीज करें। सर ये आपने कहा था कि शिपमेंट कराने से पहले इनवॉइस भेजनी पड़ती है, तो अगर मतलब इनवॉइस तो आप कह रहे हैं वो देते ही नहीं जब तक शिपमेंट हो,
इसका क्या मतलब प्रोसीजर, हमें नया सप्लाई ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं, शिपमेंट जब हम शिपमेंट क्रिएट करते हैं ना तो उस वक्त इनवॉइस नहीं देनी होती। जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना तो हम लिस्ट पहले करते हैं, जब शिपमेंट से पहले लिस्टिंग हो जाती है। हाँ, तो वो सप्लायर के साथ हमारी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होती है, हम उसको प्रीपे कर देते हैं, हम उसको पैसे उसी वक्त दे देते हैं। हमने ऑर्डर किया 10-12 यूनिट्स का और हम उसको उसी वक्त प्रीपे कर देते हैं। तो जब हम उसको प्रीपे कर देते हैं पहले ऑर्डर पे, तो वो हमें उसी वक्त इनवॉइस दे देता है अभी तक, और हम इनवॉइस अटैच कर लेते हैं। तो फिर जब इनवॉइस अटैच होती है फिर हम एज शिपमेंट बना लेते हैं, उसको कलेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले पेमेंट कर देते हो और बाद में शिपमेंट करवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ट्रस्ट करना पड़ेगा हमें एक पार्टी। नहीं, जब हम प्रीपे कर जी आसिम भाई प्लीज। ये ना हसन भाई, ये हर केस में ये नहीं होता कि आपको इनवॉइस चाहिए हो। ये बहुत रेयर होता है कि आपको इनवॉइस चाहिए हो किसी भी सप्लायर को किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। फिर आप स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं अपने सप्लायर पे, अपने रिलेशंस की बेस पे। आप कहते हैं कि मुझे इनवॉइस दे दो, ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ। मीन्स आप उसे प्रॉपर बता सकते हैं, कोई इशू नहीं होता सप्लायर को, ठीक है। या इस तरह होता है कि आप 10 यूनिट परचेज कर लें और इनवॉइस पहले ले लें, ठीक है, और उसे कहें कि हम डिस्पैच बाद में करेंगे। लुबना आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा प्लीज। सर मैं कह रही हूँ कि सप्लायर से हमें इनवॉइस लेनी चाहिए ना जरूरी, क्योंकि अमेज़न अगर हमसे कहता है कि हमें इनवॉइस दिखाओ तो फिर वो हम उससे पहले से लेके तो करती है ना। जी मैम, मिस इधर ना बात हो रही है कि आप जब लिस्टिंग करने लगे ना तब आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। तब हमने कोई परचेजिंग नहीं की होती, हमने अभी कोई शिपमेंट नहीं क्रिएट की होती। ये पहले की बात हो रही है। जब बाद में तो हमने इनवॉइस लेनी ही लेनी है, इनवॉइस के बगैर तो कोई परचेजिंग नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये इनवॉइस हमें सेंड करता है सप्लायर, तो वो जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस की कि हमें कंपनीज एड्रेस देना है इनवॉइस लेने के लिए, तो वो इनवॉइस वो हार्ड कॉपी में मतलब वो सेंड करता है, पोस्ट करता है, वो ईमेल नहीं कर सकता उसका स्कैन करके? या ईमेल क्या होता है? ईमेल भी करते हैं वो, और उसकी ओरिजिनल कॉपी पोस्ट भी करते हैं? हाँ जी, पोस्ट भी करते हैं। सर फिर यहाँ पे सवाल ये है कि जो न्यू सेलर्स हैं जिनकी कोई फिजिकल कंपनी नहीं है यूएसए में, फिर वो कैसे रिसीव करते हैं? अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। अक्सर सप्लायर की जो इनवॉइसेस होती है ना, उसमें आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए होती। आप उसको जो उनकी इनवॉइस है ना, मींस के वो जो आपको ईमेल पे सेंड कर रहे हैं, आप उसे भी एज अ प्रूफ अमेज़न पे चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है वो। ठीक है, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन था, ये जो परचेस ऑर्डर हम लोग बनाते हैं तो उससे पहले हमारे पास रिक्विजिशन हमारी अपनी होती है, जैसे आपके पास कंपनी की रिकॉर्ड होती है रिक्विजिशंस की, तो वो किस फॉर्म में होती है? एक्सेल शीट होता है, पीडीएफ होता है? उसकी कोई सैंपल आप दिखा सकते हैं कोई एक? ये थोड़ा सा मिस थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंशियल है, तो हमारा क्या सिस्टम है, जिशान भाई आपको बेहतर गाइड कर देंगे। लेकिन इस पे मैं गाइड कर देता हूँ मैम। एक्सेल की शीट होती है एक फॉरकास्टिंग शीट, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। उस पे आपने 3 चीजें कैलकुलेट करनी होती है। एक अपनी डेली की सेल, एक आपने उस प्रोडक्ट का लीड टाइम कि यार कब तक मेरे पास आएगी, और एक उसका अवेलेबिलिटी टाइम, मतलब कि अमेज़न पे कब तक आएगी, और वो बफर स्टॉक, मतलब कि फिर आपने उतने दिन का तो रखना ही रखना होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है आपकी, उसकी 10 डेली सेल है, अंदर फार्मूले लग जाते हैं एक्सेल के। एक प्रोडक्ट है जिसकी 10 डेली सेल है और वो आपके पास 7 दिनों के बाद आती है, और अमेज़न उसको जो है अवेलेबल करने में 3 दिन लगा देता है। तो 100 यूनिट्स हो गए, ये 10 दिन हो गए, तो 100 यूनिट का आपका बफर स्टॉक हो गया कि यार 100 दिन का तो मैंने हमेशा रखना ही रखना। जो आपने 100 दिन का, जो ही आपके यूनिट कम हुए, फॉर एग्जांपल मतलब आपके 90 पे यूनिट आए, आप 5-6 दिन वेट करते हैं,
फिर आप उसका 50 का ऑर्डर कर देते हैं। आपने एम ये रखना है कि मैंने 100 यूनिट्स का, मतलब कि जो उसका लीड टाइम है, अवेलेबिलिटी टाइम है और जो उसकी डेली की सेल के हिसाब से बफर स्टॉक है, वो आपने मेंटेन रखना है। फिर आप उसके हिसाब से, हर प्रोडक्ट की वेरी करती है, किसी प्रोडक्ट की 20 की सेल है तो उसका मुमकिन है आप महीने का 600 का ऑर्डर कर रहे हो। किसी प्रोडक्ट की अगर दिन की 10 की सेल है तो आप उसका महीने का 300 का ऑर्डर कर रहे हो। हर 10 दिन का मुमकिन है कि आप उसका 100 का ऑर्डर कर रहे हो। तो वो आप इस तरह ना फोरकास्टिंग कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। तो वो आप अपनी प्रोडक्ट की सेल के हिसाब से, उसके लीड टाइम के हिसाब से आप फार्मूले लगा लेते हैं कैलकुलेट करके, और फिर आपको पता बता देते हैं कि यार इस दिन को आप इतने दिन का आप ऑर्डर कर दो। तो आप इस तरह ना एक्सेल पे ये सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो सर ये आगे जाके हमें सिखाया जाएगा कि हमें कैसे करना है मेंटेन के रिकॉर्ड, ताकि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एज अ बीए काम करें तो हमें तो उसका आइडिया अभी फैलन तो नहीं है कि क्या फॉर्मूलाज है, क्या करना है। अच्छा मैम, इसका ना मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें आप क्या करते हैं, आप जिस तरह शान भाई ने बताया ना कि आपको अपनी सेल का आइडिया हो जाता है सर्विस सेंटर से कि आपकी पर डे कितनी सेल हो रही है। फिर आपको अपनी प्रोडक्शन का भी, अगर आप प्राइवेट लेबलिंग में है ना, तो आपको अपनी प्रोडक्शन का भी आइडिया होता है कि मैं एक दिन, हमारे जो जहाँ से आप पिक कर रही हैं वो एक दिन में इतने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको उसका ट्रांजिट टाइम का भी आइडिया हो जाता है, क्योंकि आपने वो पहले बात हो रही थी ना कि ट्रांजिट में भी कोई 5-7 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद अमेजोन पहुंचने में भी टाइम लगता है। कोई 10 दिन का क्वेश्चन रख के मीन्स कि अगर आपके 20 यूनिट एक दिन में सेल हो रहे हैं तो आपका जो 10 दिन में 200 यूनिट जो है वो आपका सेल होगा। तो जो आपका जो ट्रांजिट टाइम है उसमें भी आपके मतलब कि उस दौरान भी आपका 200 यूनिट सेल हो चुका होगा। तो आप जो ये जो 20-22 लोग हैं ना, ये हर कोई अपना एक अलग फॉर्मेट बनाएगा अपनी फोरकास्टिंग का। मीन्स के आप जो भी चीज सेल कर रहे हैं ना, आप उसकी फोरकास्टिंग उसी हिसाब से करेंगे। क्या आप अपनी सेल देखनी होती है और अपना पीछे प्रोडक्शन टाइम और ट्रांजिट टाइम देखना होता है कि ये सारी चीजें मिला के आप करेंगे। और इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता फोरकास्टिंग का कि आपने इसमें कोई रूल हो। अमेजोन पे कोई रूल नहीं होता। मीन्स कि आपने अपनी सेल्स देखनी होती है, और हो सकता है उस सेल्स के बाद हो सकता है आपको मार्जिन्स वगैरह भी देखने पड़े, ठीक है। एक चीज हम जिस तरह सेल कर रहे हैं तो एक दिन उसके अच्छे मार्जिन्स आ रहे होते हैं, अगले दिन उसकी सेल उसी तरह होती है लेकिन मार्जिन्स ड्रॉप हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमें मिला के ना हम परचेज ऑर्डर इशू करते हैं अपने सप्लायर्स को। ये हमारी फोरकास्टिंग इस तरह की है। बिल्कुल। इनिशियली जब आपकी 8-10 प्रोडक्ट्स हैं तब तो आप मैनुअली कर सकते हैं। आप एक शीट बना लें उनके एसक्यूज की, डेली की सेल्स कितनी है, फिर आप उसका ऑर्डर करते हैं, उसके दिन कितने हैं, फिर आप उस हिसाब से कह देंगे यार मैंने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना और डेली की इतनी है तो 10 दिन के मुझे इतने ऑर्डर चाहिए ही चाहिए। फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेती हैं कि मैं हर हफ्ते के बाद उसका ऑर्डर करूंगी या हर महीने का एक ऑर्डर करूंगी। तो इस तरह ना आप प्लान कर लेते हैं। इनिशियली मैनुअली होता है। ठीक है, मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना आउट ऑफ स्टॉक वो हम मैनुअली और हर कोई इंडिविजुअली अपने हिसाब से अंदाजे लगा के फिर कर। बिल्कुल हमारे इधर भी ये होता है कि इंडिविजुअली लेवल पे फोरकास्टिंग हो रही होती है, फिर वो एक शीट में जाती है, हर बंदा अपनी प्रोडक्ट की करता है। फिर जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको देखते हैं उनके मार्जिन के हिसाब से कि यार इसको अप्रूव करना है, इतनी जरूरत भी है कि नहीं, या हमारे पास इतने फंड पड़े हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजों पे फिर अप्रूव होता है। तो ये मैनुअल इनिशियली हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लीज आसिम भाई, अल्फाबेटिकली हम क्वेश्चन लेते हैं। अल्फाबेटिकली से बेहतर है कि आप लोगों में से ना, आप लोगों ने राइट डाउन किया होगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना आप पूछें। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें सबकी कंफ्यूजन क्लियर होती है। जिस तरह मैम ने पूछा, इससे पहले अदनान भाई पूछ रहे थे, हसान भाई ने पूछा, ये ना कंफ्यूजन क्लियर करता है सबकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि वो आपने लास्ट सेशन में बताया था कि ऑर्डर आपका अगर 20 से कम है तो वो स्प्लिट हो जाता है। तो जैसे हमने अगर ऑर्डर ही छोटा स्टार्ट का किया है तो वो स्प्लिट ना हो
तो आपने एक टर्मिनोलॉजी बताई थी कि 8 का बना दें और 4 का एक दफा कर दें, वो जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, वो जरा ज़हन से निकल गई। आप क्वेश्चन दोबारा करेंगे प्लीज? जी आसिम सर, आपने बताया था कि अगर ऑर्डर आपका छोटा है, 20 से कम है, तो वो स्प्लिट हो जाएगा ना, तो उससे बचाने के लिए, और फिर हमने ये क्वेश्चन किया था कि अगर हमें तो कहा गया कि आपने ऑर्डर ही स्टार्ट का 10 या 12 करना है ताकि आपको नुकसान कम से कम हो, तो उस लिहाज से आपने एक बताया था कि इसको क्लियर करने के लिए आपको एक दफ़ा आप 20-8 करके या इस तरह करके आपने कुछ बताया था ना? हाँ जी, हम कर सकते हैं। हम जो भी अपनी शिपमेंट क्रिएट करते हैं ना, उसमें हमारे पास क्वेश्चन होता है, हम अपनी शिपमेंट को 6+ भी कर सकते हैं, 6- भी कर सकते हैं, मींस हम अपनी शिपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको बताया गया है कि 12 यूनिट्स का, तो हम क्या करेंगे, हम 12 की बनाएंगे। अगर वो हमारी स्प्लिट होके 6 के भी बन जाती है ना, तो हम +6 करके उसे 12 करके कर लेंगे, और वो स्प्लिट हो जाती है, बाकी 2 डिलीट कर देंगे और अपनी जो 12 वाली है वो यूज कर लेंगे हम। इस पे समझ आई है रिजवान भाई आपको? सब बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ। आपने 12 यूनिट की शिपमेंट बनाई, उसने 2 शिपमेंट डिवाइड कर दी। उसने कहा जी कि 8 जो है वो कैलिफोर्निया में जाएंगे और 4 जो है वो इलिनॉइस में जाएंगे। आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि यार अमेज़न 6+ या माइनस करने की इजाजत देता है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 वाली डिलीट करके ना सिर्फ 8 वाली शिपमेंट को रहने देंगे। जब वो बन जाएगी तो फिर उसको 8 में आप 4 ऐड कर देंगे और वो 12 हो जाएंगी। तो इस तरह, मतलब ये ट्रिक है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। लेकिन सर अगर आपने 12 यूनिट की बनाई और वो स्प्लिट होके 3 में चली जाती है, 4-4 में, तो वो तो फिर 6 ऐड होके एक आप रखें 4, 10 यूनिट पे जाएगी, तो बाकी 2 यूनिट कहाँ जाएंगे? आप फिर 14 की बना लें, उसे डिलीट करके वो 6 की बन जाएगी। हाँ जी, समझ आ रही है अदनान भाई? जी सर, समझ आ गई, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, पर ये क्राइटेरिया तो वो हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के ऊपर नहीं था कि जो स्टैंडर्ड से ज्यादा है उसके ऊपर था कि वो स्प्लिट होती है। स्टैंडर्ड अमेज़न ने 20 सेट किया हुआ ना, 20 से नीचे वाली सारी स्प्लिट हो जाती हैं। अच्छा, साइज पे नहीं है वो, ये साइज वाला इसमें नहीं था कि अगर साइज इसका ज्यादा था वो साइज वाला भी एक इशू है। लेकिन अगर आप छोटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, तो मैं उस केस में कह रहा हूँ, आप 20 से कम पे बनाएंगे ना तो वो लाजमी स्प्लिट होगी। ओके। और साइज वाली तो 20 से ऊपर भी स्प्लिट हो जाती है। और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था, सर जो स्प्लिट हो जाती हैं, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि हमारी प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल आज वेयर हाउस पे पहुंची है तो कोई 1-2 दिन के बाद वो स्प्लिट कर दी जाएगी प्रोडक्ट, या उसी टाइम पे स्प्लिट कर दी जाती है जैसे वो पहुंचती है वहाँ पे? नहीं उमर साहब, ये इस तरह नहीं है। ये इस तरह है कि जैसे ही आप शिपमेंट बनाते हैं ना, वो शिपमेंट बनाते हुए स्प्लिट हो जाती है, आपके परचेज ऑर्डर इशू करने से भी पहले। ये ऐसा नहीं। हाँ जी पूछे। तो फिर मतलब हमें उसी टाइम पे अपनी प्लेसमेंट, अपनी सर्विसेज ऑन कर लेनी चाहिए जब हम बना रहे हैं शिपमेंट? अगर बहुत जरूरी है तो आप प्लेसमेंट ऑन करें, अदरवाइज आप देखें, आपने 12 यूनिट्स की बनानी है ना, तो आप 24 की बना लें। वो उसे 12 में तो एक 12 की तो एक दे ही देगा ना, या 12 के आसपास देगा, तो +6 का तो मार्जिन है। हम +1 कर दें, +2 कर दें, +3 कर लें। नहीं समझ लगी तो मैं दोबारा बताता हूँ। नहीं, थोड़ा सा काइंडली थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। जी मैं बताता हूँ। देखें, आपने 12 की शिपमेंट बनाई, वो उसने 3 में कर दिया। एक उसने 8 की बना दी, एक उसने 2 की बना दी, तीसरी उसने भी 2 की बना दी। अब आपने 8 वाली यूज करनी है, ठीक है। 8 वाली को आप जब उस पर वर्किंग करेंगे, उसमें मॉडिफाई यूनिट्स का ऑप्शन आता है, उसमें उसे 8 को 12 कर देंगे तो वो आपको करने देगा। 8 को 14 भी करने देगा, लेकिन 8 को आपको 15 नहीं करने देगा वो, ठीक है। वो आपको 2 और 14 के दरमियान कहेगा कि आप कर लें इसे मॉडिफाई अपनी शिपमेंट आईडी को। जैसे ही आप कर लेंगे, आप सिंपल बाकी अगर आप में की 3 शिपमेंट्स में वो स्प्लिट करता है, तो आप 2 डिलीट कर देंगे, एक को यूज कर लेंगे, क्योंकि जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है।
आपने वो यूज़ की, आपने बाकी 2 डल कर दी, आपको आपकी रिक्वायर्ड भी आ गई और आपकी शिपमेंट आईडी भी एक ही बन गई। ठीक हो गया सर, समझ आ गया। एक क्वेश्चन मेरा और था। जी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि हम सोर्सिंग को और प्रोक्योरमेंट को अलग हम किस तरह कर रहे हैं। लाइक जो मैं अभी तो समझाऊँ ना वो ये है कि जैसे ही हमारा सप्लायर ऑन बोर्ड हो गया, उसको हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में दे दी, उससे कोटेशन ले ली और साइन अप करने के बाद साथ ही हम उसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को दे देंगे, वो आगे से उसको हैंडल करेंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर अगर तो सप्लायर ये कहता है कि जारी बात, हम बेसिक कन्वर्सेशन जब हमने सप्लायर को ऑनबोर्ड करने के बाद की थी, हम लोगों ने उसको अमेजोन का बताया कि हम लोग अमेजोन पे सेल वगैरह करते हैं। अब जब वो प्रोक्योरमेंट में जाता है, अब वहाँ पे अगर वो कह दे कि यार मैं अमेजोन वालों को सेल नहीं करने दूंगा, उसको किस तरह आप हैंडल करेंगे हम लोगों को? आप वो स्किप कर देंगे, जो हमें नहीं काम कर रहा, आप वो सप्लायर के साथ काम कर ही नहीं सकते। हमें तो वो सप्लायर्स चाहिए ना जो हमारे साथ अमेजोन पे काम करें, तो आप उसे स्किप करा देंगे। आप सोचते मुझे इस प्रोडक्ट का कोई और सप्लायर ढूंढ के दें। ठीक हो गया सर, ठीक। और किसी का कोई है क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है चीज इसमें मेरा कर लें। अच्छा सर, एक चीज और थी रिगार्डिंग जो फॉर एग्जांपल हमारा सप्लायर भी फाइनलाइज हो चुका हुआ है, उसका हमने ऑर्डर भी दे दिया है। अब वो जब शिपमेंट की जब बारी आएगी तो हमें वो जो सारी जो कस्टम हैंडलिंग वगैरह है, वो हमने उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन यही डिफाइन की होंगी। वो इनको टर्म्स जो जिस पे आप एग्री करते हैं या जो यूजुअली यूज होती हैं, जो न्यू जो होते हैं, जो सर्विस होते हैं, वो क्या यूज करते हैं टर्म्स वगैरह, क्योंकि वो उनको। हाँ जी, ये आपकी नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस बात पे कन्विंस करते हैं। देखिए, आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं फिर मुझे फ्री शिपिंग दे दो, ठीक है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका मींस के आपका जो शिपिंग एजेंट है उससे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, आप उसे कहेंगे कि जी मैं शिपिंग अपनी यूज करूंगा और मुझे एक्स वर्क्स दें। क्योंकि जब हम फेडेक्स और ये यूपीएस वगैरह यूज करते हैं ना, इनसे भी हमें डिस्काउंट्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। मींस कि अगर हम सप्लायर को वो 100% पे कर रहे हैं, आपको 50% डिस्काउंट दिया होगा क्योंकि आपकी रेगुलर शिपमेंट्स हैं। आपसे भी कोई अच्छा जो होगा, मींस के जो जिसकी एक दिन में 200-300 शिपमेंट्स निकल रही हैं, हो सकता है उन्होंने उससे कोई 80% डिस्काउंट दिया हो। तो सर ये जो चार्जेस वगैरह जो फॉर एग्जांपल उसने मुझे एक्स वक्त दिया, अब जो सारी बात, अब जो कस्टम्स वगैरह फॉर एग्जांपल मैंने यूके से सोर्स कर रहा हूँ प्रोडक्ट अपनी और एक्स वर्क पे है मेरी, तो अब जो वहाँ की जो सारी कस्टम्स की जो भी प्रोसीजर होगा वो भी फेडेक्स उसको कहते हैं, मतलब उसको सारा प्रोसीड करेगा। और साथ ही जब वो यूएस में इंपोर्ट हो जाएगी, वहाँ पे भी फेडेक्स उसको सारा प्रोसीड करेगा। और साथ ही जो बिलिंग होगी वो सबसे एंड पे हमें दे दी जाएगी कि इतना आपने पे करना है, या वो एट द टाइम ऑफ कस्टम प्रोसीडिंग ही हमें देगा कि आप कस्टम हम पे करें। नहीं, वो कस्टम वही जब आप फेडेक्स यूज करें, अपनी सर्विस यूज कर रहे हैं, आपका फेडेक्स के साथ एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, वो आपको सारा क्लियर करवा के अमेज़न शिप जब कर देगा ना, तब वो आपसे चार्जेस लेगा। ठीक है, मतलब उस टाइम पे हमें इनवॉइस दे देगा उसको सारा। हाँ जी, दिस इज सेम लाइक डीएचएल। मींस कि आप पाकिस्तान में डीएचएल से कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं, जब वो आपके डोर स्टेप पे आते हैं तो वो आपको सारा वो आपको एक बना के देते हैं ना कि आपके इतने हमने आपके बिहाफ पे कस्टम पे किया है, इतना फ्रेट था, ये हमने मिसलेनियस चार्जेस वगैरह पे किया है, वो आपको एक स्लिप देता है, आप उसे पैसे देते हैं, वो आपको आपका सामान डिलीवर कर देता है। ठीक हो गया। और एक चीज और थी, अगर तो हम लोग ये फेडेक्स की या डीएचएल की सर्विस नहीं यूज करते, तो फिर हम लोग जारी बात है हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग सीएनएफ पे जाएं, वो हमें सप्लायर वही दे के अमेज़न के वेयरहाउस तक वो हमें खुद पहुंचाए। तो यूजुअली वो सब। हाँ जी,
देखिए मैं पहले कहा है कि आपको जो इनको टर्म सूट करती है ना, मींस के सीएनएफ का मतलब यही है कि आप क्लियरेंस खुद करवाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई एजेंट आपने नहीं, सीएनएफ का मतलब ये है कि क्लियरेंस वो करवाएगा सप्लायर हमारा खुद ही, सब कुछ वही करवाएगा हमारे मतलब अमेज़न के वेयर हाउस तक सब कुछ वही पहुंचाएगा हमें, सब कुछ उसके वो हैंडलिंग वही कर रहा है सप्लायर। वो डीडीपी होगा। हाँ, सीएनएफ में ये होता है कि वो आपकी पोर्ट तक रहता है, क्लियरेंस आपने करानी होती है। और डीडीपी में होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड होती है, ठीक है। और जो सीएनएफ है ना, इसे डीडीयू भी कहते हैं, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो आपको आपकी पोर्ट तक दे देता है। आपका कोई क्लियरिंग एजेंट होगा, ठीक है, वो आपके बिहाफ पे क्लियर करवाएगा। आप फ्रेट के पैसे अपने कैरियर को दे देंगे, मींस कि अगर उसने सीएनएफ पे किया वो पे कर देगा आपकी पोर्ट तक। आगे जो क्लियरिंग के जो भी है चार्जेस वो आप अपने क्लियरिंग एजेंट को दे देंगे। फिर आपका क्लियरिंग एजेंट से आपको वो सामान डिलीवर करेगा, वो लेबल आपके फिर क्लियरिंग एजेंट लगाएगा, फिर वो जाके अमेज़न पर डिलीवर करेगा। मतलब सीएनएफ इतना सूट नहीं करेगा ना, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज होगी। डीडीपी हमें सूट अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ना, तो सीएनएफ किसी भी कंट्री में सीएनएफ अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो ये अच्छी टर्म है ही नहीं। इवन के पाकिस्तान में भी लोग इसे अवॉइड करते हैं, मींस के कह लें कि कराची में आपकी चीजें क्लियर हो रही है और आपका कोई क्लियरिंग एजेंट कराची में नहीं बैठा हुआ, तो आपको मुश्किल होगी इसकी। सर आप बेसिकली पूछना ही चाह रहा था कि आप कौन सी इनको टर्म प्रेफर करते हैं? आप डीडीपी करते हैं या आप फेडेक्स को प्रेफर करते हैं जब भी आप यूके से यूएस में अपनी कोई चीज सेंड करते हैं? ये डिपेंड करता है मार्जिन्स पे, ठीक है। और जो हमें सूट कर रही होती है उस टाइम पे हम हो सकता है कि वो आपको शिप कराने में डिले कर दे, ठीक है। अगर आपकी अपनी शिपमेंट यूज कर रहे हैं, आप फौरी तौर पे अपनी शिपमेंट अब लेबल बनाएंगे, शिपमेंट अरेंज करेंगे, आपकी उसी दिन सेम डे पिकअप हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? जी सर, इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि आप एक ही सप्लायर को इतना मतलब उसको सेग्रीगेट करें, आप उसको मतलब उस पर इतना बोझ ना डाला जाए, मतलब डिफरेंट लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि वो लोग आपके पैकेज को हैंडल करें। हाँ जी, ये भी है। मतलब आप जब आप फेडेक्स यूज कर रहे हैं ना, इट मींस कि आप अपनी शिपमेंट यूज कर रहे हैं। फेडेक्स कोई थर्ड पार्टी चीज नहीं है, वो आप इट मींस वो आप हैं, वो आप पिक कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई उस्मान ख्वाजा पूछने लगे थे? जैसे उमैर इलियास से पूछ रहे थे, तो उसके मुताबिक जितने लोग हम कंपनीज इन्वॉल्व करेंगे हमारे मार्जिन उतने कम होते जाएंगे। नहीं रिजवान भाई, मार्जिन कम नहीं होंगे। अगर देखें आप फेडेक्स यूज कर रहे हैं तो फेडेक्स को भी तो कोई चार्जेस दे रहे हैं ना, फेडेक्स भी तो आपसे क्लियरिंग चार्जेस ले रहा है। अगर आप डीडीपी ले रहे हैं तो आपका सप्लायर ले लेगा वो चार्जेस। हाँ, आपने देखना है कि आपको मींस के आपको ज्यादा किस चीज में बेनिफिट है। ये नहीं कि हम नंबर ऑफ वो मींस अगर बढ़ा लेंगे तो हमारे कोई मार्जिन स्क्वीज होंगे, इस तरह नहीं है। ये आपने सारे स्टेप्स के पैसे तो देने ही देने हैं, वो चाहे आपका एक ही सप्लायर कर दे या आप डिफरेंट लोगों को छोटी छोटी ड्यूटीज असाइन करके थोड़े पैसों में करवा लें। जी सर, ठीक है। अब देखें, आपका एक सप्लायर है, वो आप कहते हैं चाइना से प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करनी है। आप क्या करते हैं, आपका सप्लायर कहता है कि मैं आपको डोर टू डोर सर्विस दे सकता हूँ, मेरे पास पाकिस्तान में भी एजेंट है, तो मैं उसी के जरिए क्लियर करवाऊंगा और आपके डोर तक कर दूंगा, मैं आपसे ये चार्जेस लूंगा। वो लेट्स सपोज आपको $20 कहता है कि एक्स्ट्रा होंगे प्रोडक्ट कॉस्ट में प्लस $20। आप देखते हैं कि अगर आप उससे सिर्फ उसे कहें कि मुझे सिर्फ आप FOB दे दें, ठीक है, आप इधर खुद ही करवाते हैं, आपके पास अपना क्लियरिंग एजेंट है, उसे कोई $2 देते हैं, उसे फिर आप एक और फॉरवर्डिंग कंपनी हायर करते हैं, उसे फिर और $2 देते हैं, वो आपके एरिया तक आ जाता है, वहां से फिर कोई कोरियर सर्विस आपके घर आके ड्रॉप कर जाती है। मीन्स आपने करा के ना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस किया, 4 लोगों को इन्वॉल्व किया, लेकिन आपने $4 बचा लिए। तो ये वाला सीन होता है कि आपने मल्टीपल लोग तो इन्वॉल्व कर लिए, लेकिन आपने थोड़ा मार्जिन बचा लिया। अब देखें, आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, तो इस सूरत में आप नहीं चाहेंगे कि आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें।
जी उमर भाई पूछने लगे थे कुछ, आप पूछें। सर एक चीज बस लास्ट पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग वैट। अब मैंने यूके से यूएस में जब अपनी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ली है, अब सारी बात है यूके में मैंने वैट नहीं दिया था क्योंकि वहाँ पे वैट मेरे पास एप्लीकेबल नहीं था। अब जब यहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउस में मेरे पास चीज़ आई है तो वैट मैंने ऑलरेडी कस्टम पे कर दिया होगा एडवांस में, या अभी करना है मैंने जब वो सेल हो जाएगी अमेजोन पे प्रोडक्ट? इस पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, यूएसए में वैट नहीं होता, वैट सिर्फ यूके में होता है और वो भी एंड कंज्यूमर देता है जो यूज करेगा। आपकी प्रोडक्ट है वो यूके से बाहर आई है तो यूके में वो वैट चार्ज ही नहीं होगा, तो वो यूएसए में आएगी बिकेगी तो यूएसए का उसमें सेल्स टैक्स होगा और वो अमेजोन खुद कलेक्ट करेगा और अमेजोन खुद जमा करवाएगा, तो वैट का चक्कर ही नहीं है यूएस में। ठीक है, क्लियर हुआ है? किसी भी कंट्री से, जिस तरह यूएई भी है ना, तो उधर वैट एप्लीकेबल है लेकिन एक्सपोर्ट्स पे कोई वैट नहीं है। बेसिकली सेल्स टैक्स को ही हम वैट कहते हैं ना, मतलब कुछ लोग वैट कहते हैं, कुछ लोग सेल्स टैक्स कह रहे हैं, हम लोग यहाँ सेल्स टैक्स कहते हैं। हाँ जी, ये है भी डिफरेंट कंट्रीज में, जिस तरह चाइना भी 16% आपसे लेता है लेकिन उसे वो वैट कहता है, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन एक्सपोर्ट्स पे कोई वैट नहीं। हाँ, यूएसए में यूएसए का सेल्स टैक्स लगेगा और वो प्राइस के अलग होता है, मतलब कि वो हर स्टेट का वेरी करता है, तो वो जब कस्टमर खुद ऑर्डर कर रहा होता है तो उसको वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है, तो उसकी और वो अमेजोन खुद कलेक्ट करता है और वो खुद जमा करवाता है। हमें साल के एंड पे बस वो एक फॉर्म दे देता है K1099 फॉर्म सेल्स टैक्स का, जो हमारे भी यहाँ पे वो जमा करवाता है, तो बस बाकी हमने सेल्स टैक्स खुद फाइल नहीं करना होता, हमने सिर्फ इनकम टैक्स देखना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस अगर कोई करना चाहे? सर ये जो सेल्स टैक्स का आप अभी बता रहे थे कि अमेजोन आपके बिहाफ पे कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है और खुद ही जमा करा देता है, तो जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, जो आपने प्राइस रखी है अमेजोन पे, कुछ चीज आप $20 की बेच रहे हैं, इसमें वो टैक्स शामिल होता है या वो जब कस्टमर से उसके अलावा चार्ज करता है? बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता, जो हमारी प्राइस होगी उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि किसी स्टेट में 0% है, किसी स्टेट में 12% है, किसी स्टेट में 7% है। तो अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है इलिनॉइस का, इलिनॉइस में 7% है और आप $20 की बेच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेट हो जाएगा कि यार 20 का 7% गया और वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा, तो हमारा उसमें नहीं है और वो प्राइस में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि यूएस में मुख्तलिफ टेरिटरीज हैं तो इस वजह से इंक्लूड नहीं होता। यूके में वो प्राइस में इंक्लूड होता है क्योंकि उधर वो एक ही टेरिटरी है यूके की। सर एक चीज थी, सेल्स टैक्स का जो सर्टिफिकेट मिलता है अमेजोन की तरफ से, ये बस इसका सिर्फ काम यही होता है कि हम लोग चेक कर लें अपने एंड पे कि हमारी इतनी सेल्स हुई थी तो उसके अगेंस्ट इतना सेल्स टैक्स हमने जमा करवाया। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में नहीं होता कि यहाँ पे आपको रिबेट्स वगैरह मिलती हैं, कोई इस तरह का वहाँ पे कोई होता है, चक्कर वगैरह होता है जिसकी वजह से होता है? आपने सिर्फ ये करना होता है कि उसको वेरीफाई करना होता है कि यार वाकई अपने, क्योंकि आप जो अकाउंटेंट जो होते हैं कंपनी के, वो उसकी बुक्स मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि यार वाकई इतनी सेल्स हुई हैं, इतनी नहीं हुई, तो वो फिर अपना डाटा मैच करते हैं। अगर मैच नहीं हो रहा उस फॉर्म में तो वो फिर हम अमेजोन का केस करते हैं और अमेजोन को कहते हैं कि यार उस डाटा को सही करो। तो रिबेट्स वगैरह जो होती है ना, उधर वो ऐसा नहीं है कि आप टैक्स में से रिबेट ले लेते हैं, उधर फिर वो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो फिर जो होते हैं वो हर स्टेट के अपने हैं, तो वो फिर जो टैक्स जो होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको बता सकते हैं कि यार आपकी स्टेट में इस चीज पे आप टैक्स को बचा सकते हो कि नहीं। अदरवाइज आपने सिर्फ इनकम टैक्स देना होता है यूएसए में। ये जो होती है ये कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं या जो अकाउंटेंट होते हैं वो उस लेवल पे ना ये देख रहे होते हैं चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर, ठीक। हाँ जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज।
सर एक चीज़ पूछनी थी। सर जो कंपनी हम लोग रजिस्टर करते हैं, मैंने वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए चेक किया था यूके में और यूएसए में, तो सर ई कंपनी रजिस्ट्रेशन का एक वो आ रहा था, तो सर ये हम लोग ई कंपनी रजिस्टर करते हैं या क्या उसके लिए क्या सर गाइडलाइन क्या है? ई कंपनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आप उस तरह करें, लेकिन जो कंपनी होती है ना उसकी एक वो होती है, फॉर्मेशन होती है कि यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉरपोरेशन है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। तो ई कंपनी तो इस वजह से वो कह रहे होंगे कि आप कहीं से भी बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली आप जैसा ई टेल है, रिटेल है, एक ई टेल है, तो आप घर से बैठ के बना रहे हैं। लेकिन आपने जो चीज देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि उस कंपनी की फॉर्मेशन क्या है, उस कंपनी की टाइप क्या है और मुझे कौन सी सूट करती है। क्या वो एंटरप्राइज है या वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कॉरपोरेशन है, क्या है वो? सर इनिशियल जो जैसे मैं फर्ज करें अपना स्टार्टअप करता हूँ, तो मुझे कौन सी ये सूट करेगी, कौन सी कंपनी मतलब मेरे लिए बेहतर है? आपके लिए जो भी ये बिजनेस होगा तो उसमें लिमिटेड जो होती कंपनी वो ठीक होती है, जिसमें लिमिटेड होती है। जिस पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड है, यूएसए में लाइबिलिटी लिमिटेड है। जो लिमिटेड कंपनी होती है ना वो ठीक होती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के एसेट्स होते हैं वो उस कंपनी के होते हैं, जाती मालिक के नहीं होते। जब वो कंपनी को नुकसान होता है तो उस कंपनी के को नुकसान होता है, उसके मालिक के हिसाब नहीं लिए जाते। तो जितनी भी कंपनी है, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारी लिमिटेड है और प्रेफर भी किया जाता है कि लिमिटेड कंपनी हो आप। ठीक होगा सर, थैंक यू। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का हो अगर प्लीज आप करें। एक ये है कि ये इसके रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में है तो उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है कि किन किन चीज़ों में किया जा सकता है? जैसे हमने बाहर से किसी को हायर करके उसको फीस देनी है, तो बजाय कि हमारा अगर उधर रिलेटिव है तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है कि बिल्कुल। अगर आपका कोई रिलेटिव यूएसए में है या यूके में कहीं भी है तो और आप फिर उसके नाम पे बिजनेस कर सकते हैं कि यार ठीक है वो कंपनी में आएगा, उधर उसके अकाउंट्स में आएगा सब कुछ, तो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन हो गई है। बिल्कुल आप किया जा सकता है, अगर ट्रस्ट वर्दी है तो वो तो कोई इशू नहीं है उसमें। सर ऐसा हो सकता है कि हम पार्टनरशिप वाला करें कि जैसे दो पार्टनर से, एक उधर है यूएसए में, एक इधर है पाकिस्तान में, लेकिन चला वो रहा है सिर्फ पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट की है, ऐसा भी बिल्कुल मैम हो सकता है। आप एक कंपनी खोलें किसी एक मालिक की, बाद में भी पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे होते हैं तब भी आप उसमें स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल गवर्नर्स ऐड करा सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है ये, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें गवर्नर्स, मल्टीपल गवर्नर्स ऐड हो सकते हैं और किसी भी रीजन के हो सकते हैं कि एक गवर्नर आपका यूएसए का है, एक गवर्नर यूके का है और एक गवर्नर पाकिस्तान का है, हो सकता है। फिर एक और चीज पूछनी थी कि ये जैसे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी भीड़ इसी उस पर चल पड़ी है, तो एक तो आप इसको किस तरह देखते हैं और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बैठते हुए आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा क्या कहते हैं सेल हो सकें, जिन पे प्रॉफिट ज़्यादा हो सके पाकिस्तान के हवाले से? पहला क्वेश्चन रिजवान में मुझे समझ नहीं आया। दूसरे का ये है कि अगर पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में तो कोई ब्रांड्स ऐसे हैं नहीं, हम तो ब्रांड होलसेल कर रहे हैं ना। हाँ, अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, यार हम प्रोडक्ट भी बनवाएंगे, फिर हम उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, वो हमारे नाम से बनेगी, उसकी हम कैंपेन्स भी करेंगे, तो वो फिर आप पाकिस्तान से आप कुछ भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें कर सकते हैं, आप टेक्सटाइल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड्स हैं वो नहीं कर सकते आप पाकिस्तान से, क्योंकि अगर फर्ज करें हमें एक लॉजिटेक चाहिए तो वो पाकिस्तान में ऑफिशियली में भी हो ही ना, या उसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स ना हो पाकिस्तान में। पाकिस्तान से हम सिर्फ प्राइवेट लेवल कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था? सिर्फ पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि एक नेट पर देखे ना तो हर बंदा बीए
कर रहा है, तकरीबन हर बंदा ही ये कर रहा है बीए का कोर्स, तो एक बहुत बड़ी भीड़ बन चुकी है पाकिस्तान में। तो इसको मैंने कहा कि आप किस तरह देखते हैं, मतलब इस पे अभी ये फर्क है कि मैंने प्रैग्मेटिक चीज होनी चाहिए कि जो प्रैक्टिस करेगा वो ठीक होगा। अभी कोर्स कर लिया, प्रैक्टिस नहीं है, उस बंदे का हाथ खुलना, मतलब कि प्रोडक्ट रिसर्च है, उसको पता हो, वो शुरू में आपको मुमकिन है कि 20-25 दिन पहले पसीना भी आए, आप थक भी जाएं, 2 घंटे में आप सिर्फ 10 प्रोडक्टें देखें, लेकिन जब आपका एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी, हाथ खुल जाएगा, तो फिर क्योंकि काम उसी को मिलेगा जो डिफरेंस मेक करेगा। मतलब कि कोर्स तो काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस है, जिसका हाथ खुला हुआ है, मतलब कि वो बेस्ट होगा। इस पे मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक हो गया तो बहुत ठीक है, कोई और क्वेश्चंस आप करें प्लीज, अगर कोई करना चाहता है। कोई लेबलिंग के सर जी जी अभी ये जो आज का सेशन है इसमें ये डिस्कशन होगी कि लिस्टिंग किस तरीके से हम ऐड वगैरह करते हैं, तो फिर उसके बाद अगर मैं करूँ तो फिर मुनासिब, क्योंकि मैंने वीडियो तो देखी, उसमें एक दो चीज़ें छोटी छोटी सी पूछनी थी, जो प्री सेशन वीडियो थी, अगर आप कहते हैं तो मैं भी पूछ लेता हूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप अभी पूछ लें। जी उसामा भाई, आप तो चीज सर ये थी कि जी सर जी इसमें एक तो चीज थोड़ी सी ये डिफरेंशिएट करें कि हम, आपने खैर इस पे पहले भी डिस्कशन थोड़ी सी की थी अभी किसी क्वेश्चन के रिस्पांस में, जो पीएल की हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, क्या उसका भी यही प्रोसीजर है जो इस प्री सेशन वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने बताया था, क्या वो भी इसी तरीके से होती है? और इसमें लाइक जो सिंपल सा बिल्कुल प्रोसीजर था जिसमें हम उसका ASIN वगैरह दे रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उसी लिस्टिंग से जिसका बाय बॉक्स हम शेयर करने जा रहे हैं, तो वो उसमें हम जाके मीटू करेंगे, यानी उसमें हमें भी एज ए सेलर ऐड कर देगा जब हमारा इन्वेंट्री में स्टॉक आ जाएगा। तो क्या ये बिल्कुल इसी तरह का सिंपल सा प्रोसीजर है? क्योंकि उसमें तो हम देखेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन आपने पूरी लिस्टिंग क्रिएट करनी है खुद से, टैग्स देने हैं, उसकी जो इमेजेस वगैरह हैं, सारे बाकी सारी तफसीलात हैं। एक तो ये चीज़, और जो सेकेंडली एक चीज़ और उसमें सर थी कि बना ये कहा था कि अब अगर आप एक लैपटॉप से या एक सिस्टम से, एक आईपी से, अगर एक वी है, तो वो अगर 2 या 3 अकाउंट मैनेज कर रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी? इस चीज़ को थोड़ी सी क्लैरिटी करते हैं। ठीक है उसामा भाई, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन था कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के लिए अगर 2 तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर तो पीएल ब्रांड ने रिस्ट्रिक्शन की डाली हुई है, क्योंकि जब एक ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर होता है, उसको एक ब्रांड रजिस्ट्री का एक वो मिलता है, डैशबोर्ड मिलता है, उस पे वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो वो कोई बंदा आएगा तो वो लिखा आ जाएगा जी दिस प्रोडक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय ब्रांड, उधर तो आपको लिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल ब्रांड ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, तो उसमें भी आगे 2 मल्टीपल ऑप्शन है। या तो अमेजोन डिसाइड कर लेगा कि यार इस पे लिस्टिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी सेलें अच्छी हैं, रैंक अच्छा है, तो उस पे मांग लेगा वो कि यार मुझे आप ना इनवॉइस दे दो, ये अमेजोन डिसाइड करेगा। या अमेजोन ने भी आपसे कुछ भी नहीं मांगा और सप्लायर ने भी उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं की, और थर्ड सेलर आ गया उस पर लिस्ट करके आ गया, मीटू कर गया प्राइवेट लेवल में, फिर आके सेलर आके देखता है, जो ब्रांड ऑनर है, जो ब्रांड है, वो आके देखता है, कहता है यार ये कौन आ गया, वो कहता है ओहो मैंने तो इसको रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया था। तो फिर वो अपने ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू अमेजोन से कंप्लेन करेगा उसका कि यार वो सेलर मेरी लिस्टिंग पे आया है, अमेजोन उसको उड़ा देगा। तो पीएल के केस में ये होगा। जो दूसरी रही बात कि जी मतलब हमने सिर्फ ASIN डालना है और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो ब्रांड्स की जो रीसेलिंग है ना, उसमें हमने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, उस लिस्टिंग को लिस्ट करना है। लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट हमने वही सिलेक्ट की हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब है वो लिस्टिंग, और लिस्टिंग हमने वही सिलेक्ट की जो ऑलरेडी अच्छी बिक रही है, उसके ऑलरेडी वो मतलब कि रैंकिंग हुई हुई है, इंडेक्सिंग हुई हुई है, टैग्स डले हुए हैं, प्लेटिनम कीवर्ड डले हुए हैं, इंटेंट टू यूज डला हुआ है, जो कुछ होता है वो डला हुआ है। हमने सिर्फ उस ASIN को लिस्ट करना है, अप्रूवल लेना है और बेचना स्टार्ट करना। तो ये बात रही। और तीसरी जो ये बात थी कि आप एक IP से ना
एक ही सेलर सेंट्रल एक्सेस कर सकते हैं। ये अमेजोन की पॉलिसी है। अगर आप दोनों एक्सेस करेंगे तो अमेजोन दोनों अकाउंट्स को मर्ज भी कर सकता है या दोनों अकाउंट्स को वो डिसमिस भी कर सकता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन होती है कि आप जो है वो वर्चुअल वीपीएस होते हैं, वीपीएस यूज कर लें, फ्री वीपीएस भी हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या आप रिमोट डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, या आप अपने उस क्लाइंट को कह सकते हैं यार एक लैपटॉप ऑन रखो, मैं उसको एनी डेस्क के थ्रू या टीम व्यूअर के थ्रू एक्सेस किया करूंगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है उसामा, आपके क्वेश्चन एड्रेस हुए? ठीक है, मैं वो बिल्कुल सही है कि उसमें उस लिस्टिंग का हम ए सीन देंगे तो वो ऑलरेडी हमें उस पे उसके बाय बॉक्स में हमें भी ऐड कर देगा। बिल्कुल, हमने वो लिस्ट करनी है, अमेज़न हमसे एसक्यू मांगेगा, प्राइस मांगेगा और मेथड मांगेगा कि जी एफबीएम करनी है या एफबीए करनी है। फिर हम उसको नेक्स्ट करेंगे। अमेज़न लेबल्स रिक्वायरमेंट मांगेगा कि जी हु लेबल्स बारकोड, मतलब मैन्युफैक्चर बारकोड ओनली या अमेज़न बारकोड, उसमें हम मैन्युफैक्चर बारकोड करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो वो फिर हमसे हाजिडियस इंफॉर्मेशन मांगेगा कि यार इसमें बैटरी तो नहीं है, ये दोनों वो करेंगे। तो जब हम फिनिश करेंगे तो वो शिपमेंट क्रिएशन की तरफ चला जाएगा। जो ही शिपमेंट क्रिएशन की तरफ जाएगा इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लिस्ट होगी। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज आप करें। सर जी रिजवान भाई, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट का एसीएन डालेंगे। तो आसिम भाई आपके पास उसकी स्लाइड्स हैं? ये आप लास्ट आवाज आ रही है? जी अब भाई ये लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं आप? ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की, मतलब कि लिस्ट करते हैं तो कौन कौन से पेजेस शो होते हैं। तो ठीक है, वो फिर हम आपसे शेयर कर देंगे अगर हमारे पास वो रेडीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप एसीएन डालते हैं, उसका जो ही एसीएन सर वो आपने उधर शेयर की थी ना क्लासरूम में, तो मेरे पास तो है, मैंने वो डाउनलोड की है, कहीं तो मैं शेयर कर दूं। तो बस वही प्रोसेस है, क्योंकि वीडियो में तो वो ऑलरेडी है आपके साथ ना। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वन विंडो ऑपरेशन है। आपने कोई उसकी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन लिखने के भी रूल्स हैं कि यार उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, इस प्रोडक्ट के रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से, वो फिर प्राइवेट लेवल है। हमने जो करना है वो होलसेल ब्रांड करना है। तो हमने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, बस हमने लिस्ट करनी है वो प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलें अगर कोई क्वेश्चंस हैं। सर एक चीज, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। जी कि हमें सप्लायर को, हम लोग बेसिकली सप्लायर को हम दो चीजें जो मेरे जहन में है कि अभी देते हैं। एक तो हम लेबल देते हैं प्रोडक्ट पे लगाने के लिए, एक हम उसको वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं। मतलब ये दो चीजें ही हम सप्लायर को रिक्वायर्ड होती हैं पैकेज सेंड करने के लिए, या कुछ और भी हम चीजें देते हैं उसको? सबसे पहले तो हम ना सप्लायर को जो हम देंगे ना, वो हम उसको लेबल देंगे। सप्लायर हमें डायमेंशन देगा, बॉक्स का वेट देगा। ठीक है सर, बस यही दो चीजें, और हमें वो इनवॉइसेस देगा। बिल्कुल, डायमेंशंस देगा और वेट देगा और इनवॉइसेस देगा, और हम लोग उसको सिर्फ लेबल्स देंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चंस हैं किसी तरफ प्लीज। सर यूपीसी किस सिनेरियो में सर परचेज की जाती है? जो यूपीसी है वो बारकोड्स हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं, जिस तरह वेबसाइट परचेजिंग की सर्विसेज हैं उस तरह आप इंटरनेट पे लिखें जी परचेज बारकोड्स तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो ब्रांड्स के बिजनेस में बारकोड चाहिए ही नहीं। हमारी तो प्रोडक्ट है, वो ब्रांड ऑनर है उसका, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उसको बेच के हम अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। यूपीसी परचेज की जा सकती है, लेकिन हमारे केस में तो हमें जरूरत ही नहीं है।
जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है, पर वो प्राइवेट लेबल्स का मैं पूछ रहा था तो इसलिए। किसी भी सर्विस से खरीदी जा सकती है, हजारों सर्विसेज हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब पिछला सारा क्लियर है सबको? सर रिगार्डिंग जो एक बार काइंडली आप रिपीट कर सकते हैं कि डायमेंशंस और वेट कितना होना चाहिए, और अगर हमारी डायमेंशंस या वेट उससे एक्सीड कर जाता है तो फिर हम उसको हैंडल किस तरह करते हैं? आज जो है ना उसी पे ही है ये आज वाली। उसमें मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ आसिम भाई, दे दूं? हाँ जी बोले आप। 25 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए बॉक्स किसी भी साइड से, और 50 पाउंड से या 20-21 किलो से कम होना चाहिए वेट उसका। ये रिक्वायरमेंट्स है FBA की। अगर तो इसे एक्सीड होता है तो Amazon आपको शिपमेंट रिसीव करते हुए इनबाउंड परफॉर्मेंस अलर्ट देता है, और आपको अनप्लान्ड फीस चार्ज होती है $15 से $25। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डब्बा भेज दिया जिसका वजन है 60 किलो और डायमेंशन है 30 इंच, तो Amazon आपकी ना उस प्रोडक्ट की शिपमेंट को पहले हॉल्ट करेगा। आप जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे, आप एक्नॉलेज करोगे, Amazon हमें तस्वीरें भी देगी उसकी, Amazon हमें तस्वीरें देगा और हमसे $15 से $25 फीस चार्ज कर लेगा, अनप्लान्ड इन्वेंट्री फीस। और अगर ये इश्यूज हमारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अगर हमारे इनबाउंड परफॉर्मेंस अलर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी शिपमेंट क्रिएशन भी जो होती है वो बंद कर सकता है Amazon। तो हमने कोशिश करनी होती है कि ये इश्यूज इतने ज्यादा ना हो। सर ये जो हमारा मास्टर बॉक्स होगा, मास्टर कर्टन होगा, ये उसके लिए है ना? जी बिल्कुल। ये नहीं तो अगर हम 2 या 3 तो अगर हम ऐसे 2 या 3 बॉक्सेस बना के हमारा ऑर्डर पड़ा है यानी 100 यूनिट्स में, और वो लाइक 100 पाउंड बन रहा है, तो हम 30-40 को उसमें डिवाइड करके 3 में भेजेंगे, तो फिर इस तरह का कोई इशू आएगा कि हमारा ओवरऑल ऑर्डर? नहीं, एक बॉक्स आपका 50 से ऊपर, एक आपकी शिपमेंट वो 1000 kg की भी हो सकती है, लेकिन जो उसका एक डब्बा है ना वो 50 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक शिपमेंट है उसमें 100 डब्बे हैं, लेकिन आपके एक डब्बे का वजन 50 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? जी ठीक हो गया। जी आसिम भाई 50 पाउंड सॉरी। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें अभी जो आपने मेंशन किया। मैम जो हमें इन्वेंट्री अलर्ट का आएगा ना, उसको हम कहेंगे अनप्लान्ड इन्वेंट्री फीस। ठीक है सर, पर यूनिट का 641 इंचेस में होगा आपका पर मुझे समझ नहीं आई शाहजेब भाई, क्या मतलब? सर मैं कह रहा हूँ कि एक तो मास्टर बॉक्स हो गया, मास्टर बॉक्स के अंदर जो हमारे आइटम्स हैं, उस आइटम का जो एक बॉक्स है वो 6 इंच 4 इंच और 1 इंच होना चाहिए, ऐसे ही सर? नहीं जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। Amazon उसके हिसाब से आपको FBA फीस चार्ज करेगा। एक होता है स्मॉल साइज, एक होता है स्टैंडर्ड साइज, एक होता है ओवर साइज, तो जो भी उस कैटेगरी में आएगा फिर Amazon उस हिसाब से FBA फीस चार्ज करेगा। तो वो कोई इशू नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, बस आपकी फीस बढ़ जाएगी। ठीक है आसिम भाई, हम स्टार्ट करते हैं। ये जो भी निशान भाई बात बता रहे थे ना, Amazon स्टैंडर्ड बॉक्सेस, अब जो एक बॉक्स है उसका जो साइज है ना वो 25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने सप्लायर को एज अ प्रिकॉशन ना आप 22 इंचेस बताएं, ठीक है, 23 इंचेस बता दें, ताकि अगर वो क्योंकि अक्सर होता है कि वो ना आपने जितनी मर्जी डिस्कशन की हो, मेरे साथ खुद कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि आपका सप्लायर ना गलती कर देता है, वो आपको 27 इंचेस का बॉक्स भेज दिया, 29 इंचेस का बॉक्स भेज दिया। इस तरह ये आपके जो आपका सेलर सेंटर है ना,
इसकी परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह डैमेज करती है ये चीज़ें। जब अमेजोन के सेट पॉइंट से आप साइड पे होंगे ना, तो क्या होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एक दो वार्निंग आती है, फिर वो 24 आवर्स के लिए आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है आप लोगों ने कि अपने सप्लायर को हर ईमेल में आप कम्युनिकेट करें। ये स्टैंडर्ड बना हुआ है ना, तो ये हम हर अपने सारे सप्लायर्स को ये इस स्टैंडर्ड में हम अपने ईमेल्स के नीचे लिखा हुआ है कि ये इसे एक्सीड ना करे, ना 25 इंच से ज़्यादा एक्सीड हो, ना 45 LBS लिखा हुआ है। 50 LBS अमेजोन हमें देता है, लेकिन हम 45 LBS लिखते हैं ताकि एक सिक्योर साइड रहे हमारे लिए। क्लियर हो गया ये? आगे चलो। हेलो जी सर, ओके जी सर। चलें, अब एक अमेजोन जो लेबल है वो बनता किस तरह है। पहले हमने पिछली दफ़ा हमने शिपमेंट आईडी क्रिएट की थी, ठीक है। आपने एक शिपमेंट आईडी क्रिएट की, आपने उससे रिलेटेड एक परचेज ऑर्डर इशू किया अपने सप्लायर। आपके सप्लायर ने बताया कि वो जो स्पेसिफिक चीज़ जिसका आपने परचेज ऑर्डर इशू किया था वो चीज़ उसके स्टॉक में आ चुकी है। आप कहेंगे ठीक है, मुझे डायमेंशन सेंड करो, ठीक है। आप सप्लायर से बॉक्स की डायमेंशन मांगोगे जिस बॉक्स में वो आपकी प्रोडक्ट्स को पैक करेगा। आप कहेंगे कि अमेजोन के सेट क्राइटेरिया में बॉक्स की डायमेंशन प्रोवाइड करनी है, मीन्स के कोई भी साइड है वो 25 इंच से ज़्यादा ना हो और किसी भी बॉक्स का वेट 50 LBS से ज़्यादा ना हो रहा हो। फिर वो आपको मीन्स के 50 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, वो देखेगा कि कितने बॉक्स बन रहे हैं। मीन्स के अगर कह लें कि आपकी कुछ प्रोडक्ट हैं वो है 20 LBS की, वो क्या करेगा, दो के केस पैक बना देगा। मीन्स के 3 बनेंगे तो वो 60 LBS हो जाएगा, वो 50 LBS से क्रॉस कर रहा है। वो इस हिसाब से आपको डायमेंशन सेंड करेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस भी बता देगा, इतने बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में इतनी प्रोडक्ट्स होंगी और इस बॉक्स में का वेट इतने LBS होगा, ठीक है। आपके पास डायमेंशंस आ गई, ठीक है। आपने जो सबसे पहले हमने बात की थी, जब आपने परचेज ऑर्डर इशू करना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक ने अपने परचेज ऑर्डर का नंबर लिखा अपने एक्सेल शीट में, उसके आगे आपने लाजमी अपनी FB ID लिखी होगी, क्योंकि आप जब डायमेंशंस आ जाती हैं आप उसी FB ID को जाके सेलर सेंट्रल में जाते हैं, ठीक है। तो सेलर सेंट्रल में जाके आप वही FB ID कॉपी करते हैं और उसी पे ही वर्किंग करके अपने लेवल। हाँ जी पूछे सर। काइंडली जूम कर दीजिएगा, कुछ नजर नहीं आया। मैं कर रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। जब तक कासिम भाई आते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो अब विजिबल है? जी सर। अच्छा, ये सेलर सेंट्रल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आपके पास आपने जब FB ID क्रिएट की थी, आपने अपने पास उसे FB ID का एक ट्रैक रखा हुआ है आपने, ठीक है। आप सेलर सेंट्रल में आपने इन किया, आपने ये जो इन्वेंट्री टैब नजर आ रहा है आपको, ये जो येलो हाईलाइटेड है, इस पे क्लिक किया। इस पे एक फर्दर आपके पास आइकॉन्स आ गए, इसमें आपने जाना है मैनेज FBA शिपमेंट्स में। ये अपने पास लिखते जाएं, नोट्स बना लें। इधर तक समझ लगी? आगे चलो। जी सर। कोई तो कहते। जी सर। ठीक है जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा,
थैंक यू। अच्छा, अब ये हो गया मैनेज FBA शिपमेंट्स पे आपने क्लिक कर लिया। अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे आपके पास अगला टैब आ जाएगा, ये टैब आ जाएगा आपके। आपने ये जो सर्च बार है, ये जो येलो हाईलाइटेड है, इधर आपने वो अपनी FBA आईडी पेस्ट की, ठीक है। और इधर गो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जब आप गो पे क्लिक करेंगे आपके पास अगली टैब आ जाएगी, ये आ जाएगी। आप सॉरी, ये आएगी अगली टैब आपके पास, और आपने इधर क्लिक किया वर्क ऑन शिपमेंट पे, ठीक है। जब आप वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करेंगे मींस आप इस शिपमेंट आईडी पे काम करना चाह रहे हैं। आपके पास ये वाला व्यू आ जाएगा, ठीक है। शिप फ्रॉम, शिप टू, ये आपने वेरीफाई कर लेना है कि शिप फ्रॉम आपके वेंडर का एड्रेस होना चाहिए, और शिप टू तो सेम ही रहता है कि जब आपने क्रिएट की होगी अमेज़न आपको देता है कि हमारे इस वेयर हाउस में भेजें। अभी इलिनॉय कि किसी वेयर हाउस का ये एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ये जो मैं पहले बात कर रहा था ना, हमने जहाँ से शुरू किया था कि बता रहे थे कि यूनिट्स मॉडिफाई करना, वो इधर से होते हैं, रिव्यू एंड मॉडिफाई यूनिट्स। अब ये शिपमेंट जो शिपमेंट बनी हुई है ना, ये 50 यूनिट्स की बनी हुई है, एक एसक्यूज से के 50 यूनिट्स की। हम इसे 44 भी कर सकते हैं, 56 भी कर सकते हैं। ये रिव्यू एंड मॉडिफाई यूनिट्स है ना, इस पे क्लिक करके वो होता है। ये मैं ये आ गया सामने इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये आपने कर लिया। आगे ना जब आप इधर आ गए, आपका ऊपर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका अगला प्रोसेस आता है कि आपकी सप्लायर के साथ टर्म्स किस बात पे हैं। आइदर आप अपना कैरियर यूज कर रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही। आवाज कट रही है या आ ही नहीं रही? कट रही है। हमारे पास आ रही है। नहीं असीम भाई आ रही है, सही आ रही है आवाज सर। सर आवाज तो आ रही है। अच्छा, तो जब आप इस जगह पे पहुंचते हैं ना, तो आपका ये डिसाइड होता है कि आप लोगों के ना सप्लायर के साथ टर्म्स क्या है। मींस कि आप अगर अपनी शिपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अमेज़न की यूपीएस के साथ है टाइज। मींस कि वो आप जब ये लेबल्स क्रिएट करते हैं ना, तो ये यूपीएस लेबल क्रिएट होंगे, ठीक है। आपके यूपीएस लेबल का मतलब है कि आप अपनी शिपिंग यूज कर रहे हैं, इधर ही आपको चार्जेस शो हो जाएंगे उसके। और इसमें आसिम भाई मैं ऐड करना चाहूंगा, जो यूपीएस है ना, वो अमेज़न का पार्टनर्ड कैरियर है। पार्टनर्ड कैरियर का मतलब ये है कि आप सेलर सेंट्रल से ही आप जब उसका वो एफबीए लेबल क्रिएट कर रहे होंगे, तो वो साथ ही पैसे लेके हमें यूपीएस लेबल उसी में दे देगा। फेडेक्स के केस में ये नहीं है, क्योंकि फेडेक्स अमेज़न का पार्टनर्ड कैरियर नहीं है, यूपीएस है। तो दैट्स व्हाई वो सेलर सेंट्रल में हमें ऑप्शन देता है कि आप इधर ही पैसे चार्ज कर लो। अगर आपकी सप्लायर के साथ ये टाइज है कि वो सिंपल आपके अमेज़न लेबल लगाए, ठीक है। आप फेडेक्स को सेपरेटली यूज करेंगे कि अमेज़न लेबल एक अलग चीज है, यूपीएस लेबल अलग चीज है। यूपीएस लेबल पे आपकी ट्रैकिंग की सारी डिटेल होती है, और जो अमेज़न लेबल होता है ना, अमेज़न अपनी जो ट्रैकिंग करता है वो अमेज़न लेबल से करता है, ठीक है। अगर आपने सिंपल अमेज़न लेबल बनाने हैं तो फिर आप इधर अदर कैरियर पे सिलेक्ट करेंगे, और इधर आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले मेरा सिर्फ यूपीएस लेबल बनाना सिखा रहा है, तो मैं आपको फिलहाल यूपीएस का क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं अमेज़न लेबल्स पे आता हूँ। नीचे अमेज़न लेबल्स का भी होगा। हमने ये देखें,
इस पे इसने सिर्फ अमेज़न पार्टनर कैरियर को चूज किया और वो इस पे सिर्फ इसे सिलेक्ट करके वो अगली पे आ गया। वो कह रहा है कि जो आपको सप्लायर्स ने आपके डायमेंशन सेंड किए ना, आपने उस हिसाब से देखना है कि अगर उसने मल्टीपल बॉक्सेस सेंड किए हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेट्स सपोज 2 बॉक्सेस में है तो आप सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल बॉक्सेस। अगर वो कह रहा है कि आपकी सारी चीजें जितने यूनिट आपने ऑर्डर किए हैं वो एक ही बॉक्स में आएंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे एवरीथिंग इन वन बॉक्स। इसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया मल्टीपल बॉक्सेस, ठीक है। फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे यूज वेब फॉर्म पे। इस पे क्लिक करने के चार्जेस नहीं है, मींस के आपको लेवल बनाने के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब ये 50 की शिपमेंट्स है तो लेट्स सपोज उसने आपको सेंड किया, उसने कहा जी 2 बॉक्सेस हैं, उसमें दोनों बॉक्सेस में 25-25 यूनिट्स हैं और दोनों बॉक्सेस का जो वेट है वो 35-35 LBS है और लेट्स सपोज 18-17 उसकी हाइट 18 इंचेस है, उसकी विड्थ 17 इंचेस है, उसकी लेंथ 16 इंचेस है। वो आपने इधर ऐड कर देनी है। यूनिट्स पर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन मींस के एक बॉक्स में 25 यूनिट है, आपने सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 मींस के आपके एक बॉक्स में मतलब वो जिस तरह आपको सप्लायर डायमेंशंस देगा, मतलब ये अब मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को सही तरह समझा पा रहा हूँ या नहीं। मींस के अगर सप्लायर ने 2 बॉक्सेस कहा है, दोनों बॉक्सेस में सेम ही है, तो आपको ये नीचे वाली लाइन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, यूनिट्स पर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन 25, नंबर ऑफ बॉक्सेस 2, वो आपके 2 लेवल जनरेट कर देगा। अब और बॉक्स जो बॉक्स की उसने आपको डायमेंशन सेंड किया है वो हम यहाँ फिल कर देंगे बॉक्स डायमेंशंस में और वेट को भी फिल कर देंगे। समझ आ रही है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अगर मैं थोड़ा सा भी लैग कर रहा हूँ ना आपको समझाने में, आपने पूछना जरूर है। नहीं समझ आई सर इसमें बेसिकली एक ये चीज बता दें कि हम ये यूपीएस लेबल यूज क्यों कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्स वर्क मिल रहा है तो हम उस पर यूपीएस लेबल लगा रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली एक थर्ड कंपनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो हमारे अमेजोन और जो हमारे सप्लायर के वेयर हाउस से उठा के हमें यूएस के वेयर हाउस तक लेके आएगा, अमेजोन के वेयर हाउस से। ये ना हम यूपीएस को यूज कर रहे हैं, इसमें यूपीएस आप खुद हैं, मींस कि आप अपना कैरियर यूज कर रहे हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हम फेडेक्स यूज करते हैं, इधर हम यूपीएस यूज कर रहे हैं। यूपीएस हमारे भी हाफ पे सप्लायर से माल उठाएगा, तो ये होगा। अभी रिजवान मसीह को समझ नहीं आई थी, तो मैं इसका ना रिजवान भाई वो सिनेरियो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट खरीदे सप्लायर से, सप्लायर ने कहा जी कि ये डब्बा है मेरा 25 बाय 10 बाय 10 का और इसमें 10 यूनिट्स हैं और इस तरह के 10 डब्बे हैं, मतलब कि हर डब्बे में 10-10 यूनिट है और उसकी डायमेंशन है 25 बाय 10 बाय 10। तो आप इधर क्या करेंगे, आप इधर वेट लिखेंगे उसका, जी इसका वेट है इतना, इसकी डायमेंशन है 25 बाय 10 बाय 10 और इधर आप लिख देंगे 10। तो अमेज़न आपको 10 दे देगा लेबल्स जो हर 10 डब्बे पे लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ बॉक्सेस में हम उसी केस में वो नंबर डालेंगे जब बिल्कुल डब्बे एक जैसे होंगे। अगर डब्बे एक जैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल एक डब्बे में 100 है, एक डब्बे में 80 है, एक का वजन 45 पाउंड है, दूसरे का वजन 35 पाउंड है, तो फिर हम इसको नंबर ऑफ बॉक्सेस को 2 नहीं करेंगे। हाँ, अगर सारे डब्बे सेम है फिर हम बॉक्सेस ऐड कर देंगे। ये सिनेरियो था इधर, समझ आइए? जी जी ठीक है सर। एक चीज पूछी थी, जो रेट्स वगैरह जो होती हैं, क्या फेडेक्स के साथ तो चले आप निगोशिएट कर लेते हैं एज अ थर्ड पार्टी कि उसने सारे आपके कस्टम क्लियरेंस वगैरह सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे यूपीएस में तो हम उनके साथ वो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाएंगे, उनके साथ जो उनका रेट होगा वही रेट फिक्स होगा। तो क्या ये रेट कंपैटिबल होता है कि या इसमें कम हो तो ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, आपको याद होगा कि आसिम भाई ने कहा था कि हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा फ्रेट फॉरवर्डर हमने यूज करना है। अगर फर्ज करें हमने निगोशिएशंस करके भी फेडेक्स के थ्रू हमें बेहतर नहीं है और हमने यूपीएस देखा अमेज़न पे उसके चार्जेस हमें बेहतर है, तो फिर हम यूपीएस की तरफ जाएंगे।
फॉर एग्जांपल फेडेक्स के चार्जेस हमें ज्यादा बेहतर मिले हैं, तो फिर हम यूपीएस का लेबल नहीं करेंगे, हम इधर अदर्स में जाके सिर्फ ट्रैकिंग नंबर दे देंगे फेडेक्स का। तो अच्छा शान भाई, जी आसिम भाई प्लीज। हाँ जी, सिर्फ एक मिनट ये ना मैं एक्सप्लेन कर लूँ, ये बच्चों को ना समझ नहीं आई थी। तो ये देखिएगा कि ये आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ये समझ लें मैं सप्लायर हूँ और मैंने डायमेंशन सेंड किए हैं, ठीक है। आपने मुझसे कहा कि जी मैंने 50 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, मुझे डायमेंशन सेंड करें। मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 है, इसमें जो टोटल जो है वो 50 यूनिट्स मैंने ना 5 बॉक्सेस में पैक किए हैं। वो किस तरह पैक किए हैं मैं आपको बताता हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी इसमें जो इसमें मैं ना वेट फिल कर रहा हूँ, एक मिनट। 20 LPS, 35 LPS, 25, ठीक है। ये मैं कहता हूँ कि जी आपके पहले बॉक्स का वेट इतना है, उसकी लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, ठीक है, और उसमें इतने नंबर ऑफ यूनिट्स पैक है। दूसरा जो बॉक्स है उसकी जो उसका वेट है वो 25 LPS है, लेंथ हाइट और विड्थ कितनी है, और ये है। ये 5 बॉक्सेस की मैंने आपको ना लेंथ हाइट विड्थ प्लस हर बॉक्स में कितने यूनिट्स होंगे ये, और हर बॉक्स का कितना वेट है, ये मैंने आपको सारी चीजें दे दी। ये समझ आ गया आपको? अब ये वाला डाटा उधर फिल करना है जो मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा था। हाँ एक मिनट मैं ना ये शेयर कर लूं। ये आप आगे इधर जिस तरह मैं बता रहा था, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि एक डब्बे में कितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, उस स्पेसिफिक डब्बे का वेट कितना है, उसकी लेंथ हाइट विड्थ कितनी है। फिर इसी तरह सेकंड बॉक्स का क्या सीन है, थर्ड बॉक्स का, फोर्थ बॉक्स का, फिफ्थ बॉक्स का। हम पांचों की उसमें फिल की, ये पूरा डाटा एंट्री की अपनी, और हम आगे ये देखें इसने फिल भी किया हुआ है कि इसने एक ही डिब्बे में हर चीज फिल कर दी है, कि मतलब 50 यूनिट्स एक ही डिब्बे में है, उसका 20 LPS वेट है, 25 करके इसे कंफर्म कर देगा। कंफर्म किया, फिर आपके पास एक कंफर्मेशन आता है कि आपको आपके ये जो चार्जेस है ना वो इधर ही शो हो जाते हैं। ये देखें एक बॉक्स है 20 LPS, इसका वेट है 81 LPS, इसका टोटल वेट बनता है, और 16.91 आपको उसने 16.91 उसने बता दिया आपको आपके फ्रेट चार्जेस इतने होंगे, ठीक है। आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको शिपिंग लेबल्स कि मैं आपको सर इन चार्जेस के अंदर कस्टम्स की अभी वो चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है ना अभी, ये सिर्फ फ्रेट के चार्जेस हैं? ये सिर्फ शिपिंग चार्जेस हैं। शिपिंग चार्जेस है जो यूके से यूएस में हमने लाने के लिए जो हमें चाहिए, बाकी हाँ, कस्टम ये वाली शिपमेंट ना यूएस टू यूएस बनी हुई है। मैं ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा हूँ इसलिए कि यूके से बनी होती तो ये चार्जेस ज्यादा होने थे, ये भी $16 चार्जेस हैं सिर्फ। ठीक हो गया। अगर तो यूके से यूएस आते तो चार्जेस फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें 160 होते, अगर 160 होते तो इसके अंदर फिर हमें मतलब इसके अंदर और भी ऐड होने थे कस्टम के चार्जेस अलग से सेपरेट। हाँ जी, वो आपको बाद में देने पड़ते हैं। ठीक है उसके हाँ जी। अब ये है आगे जब आप शिपिंग 5th नंबर पे आते हैं ना, ये आपने चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए, आपने ओके कर दिया कि जी चार्जेस मेरे लिए एक्सेप्टेबल हैं। फिर आप ब्लैंक रेक्टेंगल लेबल यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। आपने थर्मल लेबल कभी भी नहीं करना, उसकी अलग कॉस्ट चार्ज होती है। आपका सप्लायर आपसे थर्मल लेबल्स वो होते हैं जो आपके डिब्बे पे चिपक जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैंक रेक्टेंगल लेबल है ना, ये वो होते हैं कि वो टेप के साथ लगा देते हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? इसके कोई चार्ज, हाँ, ये सिर्फ वो प्रिंट करता है और लगा देता है, इसके कोई चार्जेस नहीं आपसे लेता, आपको कोई भी सप्लायर।
ठीक है, आपने हमेशा यही सिलेक्ट करना है, ब्लैंक रेक्टेंगल लेबल। उसके बाद आप शिप डेट में अगर आप आउट ऑफ यूएस शिप करवा रहे हैं ना, मीन्स कि आउट ऑफ यूएस से शिप करवा रहे हैं, मीन आप यूके से यूएस में शिप करवा रहे हैं, तो आपने एक दिन बाद की शिप डेट लेनी है। अगर आप यूएस टू यूएस करवा रहे हैं तो आप सेम डे सिलेक्ट करेंगे और एक मिनट मैं ना आपको दिखा दूं, ये सेम डे सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट बॉक्स लेवल पे क्लिक कर देंगे। जब आप प्रिंट बॉक्स लेवल पर क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल एक कंट्रोल पी टाइप कमांड चली जाती है, एक न्यू टैब में आपके लेबल्स ओपन हो जाते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर लेते हैं और आपने जो पीओ का रेफरेंस होता है ना, आप लेट्स सपोज आपके पीओ का रेफरेंस है 1 2 3, आप क्या करेंगे अपने पीओ का रेफरेंस के हिसाब से ना अमेज़न लेबल्स #1 2 3, ताकि आपको एक ट्रैक रहे, आप अपने पास सेव कर लेंगे कि मैंने इस पीओ के अगेंस्ट ये लेबल्स बनाए थे। ये देखें, ये इस तरह के लेबल्स आपको आ जाएंगे, वो उसे आप डाउनलोड करके सेव कर लेंगे। ठीक है, ये यूपीएस लेबल बने हुए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें जो है ना आपकी राइट साइड, ये आपका यूपीएस अमेज़न लेबल है, और ये जो लेफ्ट साइड पे ये आपका शिपिंग लेबल है। समझ आ रही है? जब आप ये देखिए, एक मिनट में से अगर नीचे कर सकता हूँ तो, हाँ जी, शिपिंग लेबल में हमेशा शिपिंग की सारी डिटेल्स होती हैं। मीन्स कि आपका ये ट्रैकिंग, आपकी ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई है, ठीक है, एलोनोय में जा रही है, ये लिखा हुआ है, और आपका शिप टू का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। इसमें आपका शिप फ्रॉम, ये आपका वेंडर का एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, शिप टू का, और ये इसके अमेज़न के वेयरहाउस का एड्रेस लिखा होगा। ये जो ये बारकोड है, अमेज़न इसी से स्कैन करता है कि इस डिब्बे में ये हमारी किस शिपमेंट आईडी के अगेंस्ट आया है। समझ आ रही है यहाँ तक बात? सर ये जो फ्रेट के जो चार्जेस जो थे, ये $16 समथिंग जो थे, ये हमने ये भी हम कस्टम्स जब हम पे करेंगे बाद में, तब उसके साथ पे करेंगे या ये एडवांस में करेंगे हम पे? नहीं, ये हमने देखें, ये हमने अमेज़न को पे करना है। कब करने है, मेरा क्वेश्चन ये है। अमेज़न जब आपको पेमेंट करेगा ना आपके इस पीओ से रिलेटेड, तो वो ये वाले चार्जेस डिडक्ट करके करेगा। मीन्स कि जो भी आपकी पेमेंट सारी होती है वो प्लस माइनस करके ही आपको पेमेंट करता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जब भी ठीक हम पेमेंट निकलवाएंगे, विड्रॉ करेंगे जब भी हम। हाँ जी। सर अगर आपको शिपमेंट जो है वो सप्लायर दे रहा है, तो फिर आपने शिपिंग लेबल्स नहीं बनाने, सिर्फ अमेज़न लेबल्स बनाएंगे? हाँ, फिर सिर्फ अमेज़न लेबल्स बनाएंगे, फिर हमें शिपिंग लेबल्स की जरूरत नहीं है। शिपिंग लेबल वो खुद बनाएगा आपका सप्लायर, और वो जब वो शिपिंग लेबल्स बना देगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपको ट्रैकिंग आईडीज वो देगा। इस केस में क्या होता है, ट्रैकिंग आईडी आपकी निकल आती है, आपके पास फौरी तौर पे ट्रैकिंग आईडी आ जाती है, क्योंकि कैरियर आप अपना यूज कर रहे हैं। फिर आप उससे देख के ट्रैक करते रहते हैं। वरना जब आप एक दफ़ा अपने लेबल सेंड कर देते हैं ना, फिर आप अपने सप्लायर से फॉलो करते रहते हैं कि यार मुझे ट्रैकिंग आईडीज दो इसकी। वो ट्रैकिंग आईडीज देगा, हम इसी पोर्टल पे आएंगे, ट्रैकिंग वाली जगह को जहाँ ये ऑटो फिल है हम खुद से फिल करेंगे। जो भी वो कैरियर यूज करे, हम वो वाली ट्रैकिंग आईडीज इधर लिख देंगे। आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया, आपने लेबल को, ये लेबल अपने मेन कंप्यूटर में लेके आके आपने सप्लायर को सेंड कर दिया। जब आपने सप्लायर को सेंड कर दिया और एज शिप, इस पे आपने क्लिक लाजमी करना है। ये जो येलो साइन है, ये आपका ये साइन है कि आप शिप कर चुके हैं। बिल्कुल, इसी से पता चलेगा अमेज़न की कि आपकी कोई इन्वेंट्री आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्ट शिप होगी भी है और आपने मार्केट शिप नहीं किया, तो अमेज़न रिसीव नहीं करेगा। आपने मार्केट शिप जरूर करना है, अदरवाइज अमेज़न रिसीव नहीं करेगा।
सर अगर हमारा जो है, अगर तो सप्लायर हमें कोई फ्रेट फॉरवर्डर दे रहा है तो उस केस के अंदर हम लोग जाहिर बात है अमेजोन के लेबल्स यूज करेंगे। तो अमेजोन के लेबल्स जब हम जनरेट करने के बाद जब उसको हम देंगे तब भी हमें ये जो फ्रेट फॉरवर्डर की डिटेल्स वगैरह डालनी होंगी कहीं पे, जिसको हम मार्केट शिप फिर करेंगे। हाँ जी, फ्रेट फॉरवर्डर की नहीं, आपको ट्रैकिंग आईडीज डालनी होंगी। वो कहाँ पे डालनी होंगी? वो इस केस में आएगा, क्या अमेजोन लेबल ही आपको बताने लगा। वो भी पहले यूपीएस लेबल बताए थे। ये यूपीएस लेबल मतलब कि जहां आप अमेजोन पार्टनर सर्विस यूज करते हैं यूपीएस, ये वो लेबल्स हैं जहां आपका सप्लायर आपको शिपिंग फ्री दे रहा है या चार्जेस लेके शिपिंग दे रहा है, जिस तरह भी ले रहा है, या आपके वो उसके साथ जो भी टर्म्स है। अगर शिपिंग ले रहा है तो वो आपको आपकी इनवॉइस के साथ आपको शिपिंग चार्जेस दे देगा। उस सूरत में भी हम ये अदर कैरियर में जाके ही यूज करेंगे। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल अगर हम यूजुअली हमने सब कुछ फिल कर दिया, बॉक्स की डायमेंशन, वेट्स वगैरह, सप्लायर का एड्रेस वगैरह, अब उसके बाद जब एट द एंड हम जब पहुंचेंगे समरी पे और वहां पे हम लोग मार्क एज कंप्लीट जैसे हम क्लिक करेंगे तो साथ ही वो नेक्स्ट डे जो हमने डेट दी होगी, शिपमेंट डेट, उस डेट पे वो जाके ऑटोमेटिकली वो कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे यूपीएस वाले। हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेंगे। लेकिन एक बात आपने समझनी है कि यूपीएस का कोई लिंक नहीं है इसके मार्केट शिप से। यूपीएस तब कलेक्ट करेगा जब हमने यूपीएस का ट्रैकिंग बनाया हुआ है। अमेज़न उस शिपमेंट का इंतजार तब करेगा जब हमने मार्केट शिप किया हुआ। ये जो मार्केट शिप है ये यूपीएस के लिए नहीं है, ये अमेज़न के लिए है कि अमेज़न को पता चले कि हमारा जो माल है वो शिप हो गया। ठीक है, जैसे हम यूपीएस की आईडीज जनरेट करेंगे और जो सी शिपमेंट डेट होगी साथ ही यूपीएस उस डेट को जाके अपने पार्सल्स रिसीव कर लेगा, और अगर हमने मार्केट शिफ्ट किया होगा तो फिर वो रिसीव भी कर लेगा अमेज़न का वेयर हाउस। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जिशान भाई, अदर में ना ये जो ओशन और एयर आप बता देंगे, ग्राउंड में बताऊंगा मैं। 1 मिनट आया। ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने मिस कर दिया था, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप करें। अभी वैसे आसिम भाई क्या कह के गए हैं कि मैंने क्या बताना है, कोई रिपीट कर दे। एयर और ओशन का कह रहे थे, आप बता दें, ग्राउंड में आके बताऊंगा। ठीक है। एयर और ओशन के थ्रू, ओशन का ये होता है कि प्रोसेस तो सेम है सारा। आपने सिर्फ ये करना होता है कि हम जब दूसरे फर्ज करें यूरोप से कोई इन्वेंट्री मंगा रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम बाय एयर मंगवाएं। तो हम क्या करते हैं, जब हम फेडेक्स के थ्रू जाते हैं तो हम ओवरनाइट शिपमेंट जो होती है ना वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि वो एक रात के अंदर अंदर यूके से यूएसए में ले आता है और 4-5 के दिन के अंदर अंदर वो डेस्टिनेशन से जो ओरिजिन से डेस्टिनेशन में डिलीवर कर देता है। तो प्रोसेस कोई नहीं होता, मतलब सब सेम है, लेकिन बस आपके दिन आगे पीछे हो जाते हैं और आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री है, आप बहुत हैवी प्रोडक्ट है कोई, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो शीशे की है या वो बहुत हैवी है, आप अगर उसको बाय एयर मंगाएंगे तो मुमकिन है आपको $20 पर यूनिट पड़ जाए कि वो भी 20 किलो की है एक ही प्रोडक्ट। तो फिर आप उसके लिए ओशन में जाएंगे। ओशन के लिए क्या होता है कि जी आपको फिर 30 दिन का वेट करना पड़ जाता है। प्रोसेस जो है वो सारा सेम है, और हमने हमेशा जो सिलेक्ट करना है वो स्मॉल पार्सल डिलीवरी सिलेक्ट करनी है। हमने कभी भी लेस देन ट्रक लोड या फुल ट्रक लोड नहीं सिलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि जो फुल ट्रक लोड या लेस देन ट्रक लोड वाली शिपमेंट्स होंगी ना, अमेज़न के जो वेयर हाउस में एक डॉग बना होगा। आपको पता होगा कि फोक मशीन होती है जो शिपमेंट्स को ट्रक से उतारती है, आपको पता है ना। तो अगर हम स्मॉल साइज डिलीवरी करेंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि 25 इंच होना चाहिए या 50 पाउंड से कम होना चाहिए। तो हम उस पर ही भेजेंगे क्योंकि उसके कोई रिसीविंग के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर तो हम लेस देन ट्रक लोड या फुल ट्रक लोड वाली शिपमेंट करके भेजेंगे
तो उस पे फिर वो अमेज़न स्पेशल डॉक स्टेशन पे जाएगा जहाँ पे वो फॉग मशीन और लिफ्टिंग मशीन होती हैं, और फिर अमेज़न उसके चार्ज भी ज़्यादा करेगा। तो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है कि यार हमने स्मॉल साइज करनी है, जो प्रोसेस है ना डिलीवरी शिपमेंट क्रिएशन का, या वो ओशन हो या वो एयर हो या वो ग्राउंड हो, उसकी लेबल क्रिएशन सेम है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ उसके लीड टाइम डिलीवरी टाइम में फर्क है और उसकी कॉस्ट में फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। प्रोसेस में मतलब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ग्राउंड से करनी है ग्राउंड वाली करनी है, ओशन से करनी है ओशन वाली, प्रोसेस सेम है, डैशबोर्ड सेम है, सिर्फ आपकी प्राइस। शान भाई इधर ना नमाज ब्रेक लेते हैं। सॉरी मैं भूल ही गया नमाज ब्रेक लेना आज, तो तुम्हें पता ही नहीं लगा। सर ऐसा करते हैं आसिम भाई, अभी मतलब कि 10 मिनट 20 मिनट है नमाज के मेरे ख्याल से, तो हम इनसे क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम मुमकिन है कि हम पहले ही अपना सेशन एंड कर देते हैं। चले ठीक है, तो प्लीज आप जो है क्वेश्चंस करें, नहीं तो फिर हम अपने सेशन को इधर ही क्लोज कर देते हैं। आसिम भाई ये स्टेप 2 आप कब बता दें ताकि हम फिर इसके बाद बंद कर दें। आप म्यूट हैं। सॉरी मैं म्यूट था। अच्छा ये हमने अदर में जब ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, मींस के कोई भी सेलेक्ट कर लिया, मैं आपको यूएस टू यूएस का बताता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, हमने ग्राउंड सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें पता होता है कि जी फिर जब हम इसे अपने सप्लायर की सर्विस यूज कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी तरह का अमेज़न लेबल बना सकते हैं, इससे सिर्फ अमेज़न लेबल ही बनेगा, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपने इसमें से कौन सी सर्विस। अगर आप इधर से फेडेक्स ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जो सप्लायर है वो यूपीएस के थ्रू भी मूव कर देता है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने इधर ये अमेज़न लेबल बनाने के लिए है, इससे आपका सिर्फ अमेज़न लेबल बनेगा, इससे आपका शिपिंग लेबल से कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज का। समझ आ गई? शिपिंग लेबल एक ही लेबल होता है, जिस तरह आपने पहले देखा था ना, यूपीएस लेबल वो दो लेबल थे, एक साइड पे वो अमेज़न लेबल था जिससे अमेज़न अपनी ट्रैकिंग करता है, और दूसरी साइड पे यूपीएस अपनी करता है, मींस के आपका जो शिपिंग एजेंट है। इस लेबल के साथ आपका जो वेंडर है ना, वो एक लेबल और चिपकाएगा जो कि आपका शिपिंग लेबल होगा, क्योंकि शिपिंग वो दे रहा है आपको, या आप अपनी पर्सनल यूज कर रहे हैं, लेकिन आप यूपीएस अमेज़न पार्टनर से हट के आपका कोई फेडेक्स का अकाउंट है, आपने उससे लेबल जनरेट करके दे दिया अपने जो आपका सप्लायर है उसे, उसने वो वाले इसके साथ लगा दिए। अमेज़न की भी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई कि अमेज़न भी आपका जो बॉक्स है वो ट्रैक कर सकेगा, और आपका जो कैरियर है उसका भी लेबल लग गया, उसे भी पता होगा कि ये मतलब कि किस जगह पे जाना है। मींस के सर ये एक चीज़ बता दीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल हम डीएचएल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो डीएचएल जैसे ही पार्सल रिसीव करेगा तो वो ऑन द स्पॉट ही अपने लेबल्स लगा देगा, शिपिंग आईडीज वगैरह लगा देगा, आपको हमें एडवांस में लगानी पड़ेगी। आप इसी तरह ही लेबल जनरेट करते हैं ना, उस पर भी जो डीएचएल कहते हैं, आप अपने सप्लायर को देते हैं, वो चिपकाता है, डीएचएल जाके पिक कर लेता है, ऐसे ही होता है। या जो भी डीएचएल का एजेंट जाता है वो पिक करने जाता है, वो अपने लेबल चिपका देता है उस पर। यही मैं पूछूं कि कौन करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल डीएचएल की सर्विसेज ली हैं, तो मुझे कोई डीएचएल वाले पोर्टल देंगे, वहाँ पे शिपमेंट में जनरेट करूंगा उनके पोर्टल पे। ठीक है, अब वो जो उन्होंने लेबल्स दिए हैं, या तो मैं सप्लायर को दे दूं या तो वो खुद जाके लगा दें, डीएचएल का रिप्रेजेंटेटिव है जो। हाँ जी, ऐसा ही होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग लेबल्स, ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। आपका जो लेबल है वो कवर ना हो और एक डिब्बे पे एक ही लेबल लगा हो। उसके बाद मतलब ये अप्लाई द अमेज़न FBA लेबल जो है
आपके जो आपका शिपिंग लेबल है और जो आपका अमेजोन लेबल है वो एक ही साइड पे लगे होने चाहिए, ठीक है। आपके लेबल्स कवर ना हो। उसके बाद जो आपका जो बार कोड है उस पे कोई टेप वगैरह मीन्स के उसे वो कोई होता ना कोई क्लियर होने चाहिए जो आपके बार कोड है जिससे अमेजोन ने आपकी शिपमेंट को रिसीव करना है, ठीक है। उसके बाद उसके ये मैं बता रहा था जिस तरह कि जब आप इधर से आके जनरेट करते हैं ना तो फिर क्या होता है, फिर आपका जो ट्रैकिंग वाला हिस्सा होता है ना वो ब्लैंक हो जाता है। इधर आके आप खुद फिल करते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। मीन्स के जो जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि मैं DHL यूज करूंगा, DHL की एक ट्रैकिंग आईडी होगी। जब आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देगा कि जी मैंने DHL से शिप किया, ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है, आप सेम उसी तरीके से आएंगे अपनी शिपमेंट आईडी से। अपनी शिपमेंट आईडी में वर्क ऑन शिपमेंट किया, ट्रैक शिपमेंट की, ट्रैकिंग में आके आपने वो आईडी सेव कर ली, ठीक है। ये लाजमी करना है आपने, ताकि आपके सर्वर सेंट्रल पे एक ट्रैक रिकॉर्ड हो कि इस आईडी के अगेंस्ट इस शिपमेंट जो है ना ट्रैकिंग आईडी पे मेरी ये शिपमेंट शिप हुई थी। और इसके बाद ये देखें ये ब्लैंक जगह है, इस जगह हमने फिल करना है और सेव कर लेना है इसे। और ये सेम चीज़ है, ये क्या स्टेप ये सारा वो पिछला ही लिखा हुआ है कि शिपमेंट आपकी पैक किस तरह होगी। मीन्स के आपके जो शिपमेंट है वो क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं और एक बॉक्स में वो मीन्स के कितना वो होने चाहिए, फिर डायमेंशंस क्या हैं। और इसके अलावा आपको बताने वाला इधर वर्किंग शिपमेंट उसकी इंस्ट्रक्शन है इन्वेंट्री। हाँ, जिस तरह निशान भाई ने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि एक पहले एक लिमिट होती थी हमारी कि हम एक SKU का 200 से ज़्यादा यूनिट नहीं रख सकते थे। उस केस में हम क्या करते थे, हमने कोई भी अपना परचेज ऑर्डर इशू करना होता था ना तो हम सबसे पहले ना इन्वेंट्री प्लानिंग में आके ना अपना स्टॉक काउंट करते थे कि हम इसकी मैक्सिमम शिपमेंट आईडी बना कितने की सकते हैं। मीन्स के हो सकता है कि हमने 4 बैक ऑर्डर अपने सप्लायर को प्लेस किए हुए हैं 25-25 के, और हमारे पास जो लिमिट बची है वो 100 की बची है, तो हम सिर्फ 100 का ही फिर एक परचेज ऑर्डर इशू कर सकते हैं, हम 100 से एक्सीड नहीं कर सकते। तब इस तरह होता था। अब ये वाली लिमिट खत्म हो गई है खैर, तो हमें ये इतना चेक नहीं करना पड़ता। ये ना VA कोर्स 2 की स्लाइड्स हैं, तब ये वाला सिस्टम इम्प्लीमेंटेड था कि हमें अपने ना रीस्टॉक में जाके अपनी इन्वेंट्री चेक करनी पड़ती थी कि हम कितने यूनिट्स की इन्वेंट्री बना सकते हैं। और समझ आ रही है ना सर? ये अभी तक आप UPS का पढ़ा रहे हैं ना, अभी आपने अमेजोन लेबलिंग का क्यों कहा? अमेजोन लेबलिंग बता रहा था यार पहले। अच्छा सर, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा। अगली दफा जब हम सवाल लेंगे तो मैं आपका ये सारा क्लियर करूंगा। मैं आपको एक दफा ना UPS लेबल और असल में ना मिक्स हो गया एकदम से ना। मैं बताता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ इनमें जो ना मेजर डिफरेंस क्या है। जो आपके UPS लेबल है ना उसमें भी आपके अमेजोन लेबल और आपका शिपिंग लेबल आप खुद ही इधर से ही जनरेट कर लेते हैं, अमेजोन की वेबसाइट से ही, अपने सेलर सेंटर से ही, ठीक है। लेकिन जब आप अमेजोन लेबल बनाते हैं ना तो आप अदर को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप US टू US करवा रहे हैं तो आप ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपने अपना जो भी मेथड यूज करना है। आप बाय सी मूव करवा रहे हैं तो आप बाय सी सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब ओशन। और अगर आप बाय एयर मूव करवा रहे हैं तो आप बाय एयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाय एयर सेलेक्ट किया, फिर आगे आप आगे उसमें मोड लिखा हुआ है। अगर आपका उन मोड्स की शिपमेंट आप यूज कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें, वरना आप अदर सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
उससे क्या होगा, उससे आपका सिर्फ अमेज़न लेबल बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उससे आपका सिर्फ एक पेज बनेगा, दोनों नहीं बनेंगे। दूसरा आपको दोबारा मीन्स के जो आप कैरियर यूज कर रहे हैं वो लेबल उसका होगा। मीन्स के मैं आपको बताता हूँ, आपको ना सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ दराज की, ठीक है। आपका जो सप्लायर है ना, वो अपने वो दराज से जाके ना, दराज की पार्टनरशिप कई कंपनीज के साथ है, वो उसे छोड़ के वो कहता है मैं टीसीएस करवाऊंगा। वो क्या करता है, वो जो दराज एक ऑर्डर आता है, दराज से एक लेबल जनरेट करता है, वो दराज के डिब्बे पे लगा देता है कि जी ये जो है ना इस बॉक्स में ये चीजें हैं और दराज का ये ट्रैकिंग है, ठीक है। फिर वो जाता है अपने टीसीएस के पास, टीसीएस को कहता है कि ये बॉक्स मैंने ना दराज के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजना है, ठीक है। तो वो एक टीसीएस वाला भी अपना एक लेबल देता है, वो उस पे लगा देता है। टीसीएस वाला हो गया उसका शिपिंग लेबल, और जो दराज की वेबसाइट से निकाला वो उसका हो गया अमेज़न लेबल। मैं आपको वो कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। लेकिन जब आप दराज के ही सेंटर से जाके आप एक लेबल जनरेट करते हैं, तो आपके अगर उसका उसी का कैरियर यूज करते हुए, तो वो आपको 2 लेबल उसी टाइम पे जनरेट कर देता है। आपका शिपिंग लेबल भी, आप जो भी सर्विस वहाँ सेलेक्ट करते हैं, वो वाला बंदा आपके पास आके आपका बॉक्स कलेक्ट करके वो दराज के फुलफिलमेंट सेंटर पे जाके दे आता है। और दराज अपना सिर्फ जब आपकी चीज़ें पहुंच गई, फिर उसके बाद दराज को अमेज़न को कोई गर्ज नहीं है आपके शिपिंग लेवल से, वो सिर्फ अपना अमेज़न लेवल देखेगा, उसी का बारकोड स्कैन करेगा और आपकी इन्वेंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ गई आपको? जी सर। नहीं भी आई फिर भी पूछ लो। जी ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद ये वाला सिस्टम अब एंड हो चुका है। इसका एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ कि जब हमारे पास पहले एक लिमिट होती थी, हम एक जो ASIN है उसके अगेंस्ट 200 से ज़्यादा 200 मैक्सिमम होता था, कुछ में 300 भी होता था कि हम 300 से ज़्यादा यूनिट की इन्वेंट्री नहीं स्टॉक कर सकते। जब हमें एक परचेज ऑर्डर अपने वेंडर को इशू करना होता है, तो उसके पीछे हम एक शिपमेंट आईडी क्रिएट करते हैं। जब हमने शिपमेंट आईडी क्रिएट की, हमें पता चला कि जो हमें सबसे पहले आके चेक करना होता था कि हमारे पास कितनी लिमिट पड़ी हुई है, हम कितने की और बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले आते थे रीस्टॉक इन्वेंट्री पे, ये जो येलो हाईलाइटेड है इस पे क्लिक करते थे। उसके बाद क्या करते थे, इस सर्च बार में हम अपना स्पेसिफिक ASIN जिसके अगेंस्ट हमने शिपमेंट बनानी थी वो पेस्ट करते थे। हमने पेस्ट किया, ठीक है, और हम उसे सर्च करते थे, ठीक है। जैसे ही हम उसे सर्च करते थे, इधर नाम आ गया उसका, और ये जो अभी नीचे येलो हाईलाइटेड ग्रीन और रेड देख रहे हैं ना, इसमें जो 0 यूनिट्स लिखा नजर आ रहा है आपको, 0 यूनिट्स, 0 के नीचे 0 यूनिट्स। जी सर। और इसके साथ ही ना एक एरो का निशान बना हुआ है, वो बिल्कुल हल्का सा है लेकिन विजिबल है। 0 यूनिट के साथ ही हम इस एरो के साइन पे क्लिक करते हैं, तो हमें हमारे सामने आ जाता है कि आप इतनी अपनी लिमिट यूज कर सकें, आप इतने की बना सकते हैं, ठीक है। ये अब नहीं होता, हो सकता है फ्यूचर में अमेज़न फिर इम्प्लीमेंट कर दे, इसलिए ये बताना जरूरी है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे सामने आ जाता है कि 300 यूनिट्स की अमेज़न ने आपको लिमिट दी है। 200 का आप ऑलरेडी परचेज ऑर्डर इशू कर सकते हैं, 100 का आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप 110 का नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसमें एट अ टाइम हमारे पास इतने ज्यादा नहीं एट अ टाइम नहीं मैम, हम अपना एक ASIN के अगेंस्ट हम अपना ना अपनी इन्वेंट्री इतनी 300 यूनिट तक ही फिल कर सकते हैं। मीन्स के वो आपका जो रोम है ना वो जनरेट होता रहता है, जैसे जैसे आपके यूनिट सेल होते जाते हैं वो आपका रोम दोबारा जनरेट होता जाता है। मीन्स आपने 200 फुलफिल किए हुए हैं ना, तो आपका सो
पेमेंट बनानी होती थी, हम यहाँ के जरूर चेक करते थे पीओ भेजने से पहले कि हमारे पास आया, इतनी लिमिट है, जितना हमें इन्वेंट्री वालों ने कहा कि जी 200 यूनिट ऑर्डर कर दो। मैंने इधर आके देखा मेरे पास तो लिमिट ही 165 की है कि मैं 165 से ज्यादा की शिपमेंट आईडी नहीं बना सकता। फिर इन्वेंट्री टीम को मैं बताता था कि 165 यूनिट की मैक्सिमम बन सकती है। वो कहते थे ठीक है आप 165 का पीओ इशू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछे मुझसे। मैं अब क्वेश्चन नहीं लूंगा, 5 मिनट हम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, ये लिमिट जो है ये पर प्रोडक्ट है ना? हाँ जी, ये पर एएसआईएन है। हाँ जी, पर प्रोडक्ट। हम उस दिन आपको ये शान भाई बता रहे थे ना कि अब उन्होंने कोई 18,000 लिमिट कर दिया कि हम टोटल 18,000 यूनिट कर सकते हैं। मींस के अकाउंट्स की हेल्थ के हिसाब से उन्होंने कर दिया कि आप ये अकाउंट इतने कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट एसक्यूज। अब हम ये है कि मैं एक ही चाहूँ तो मैं 1000 का स्टॉक बेच सकता हूँ अगर वो मेरा कोई हाई सेलिंग आइटम है। सर इसके अंदर यूज्ड और रिफर्बिश्ड आइटम्स भी हो सकती हैं। अगर वो जो आप बात कर रहे थे कि 165 का स्टॉक मतलब 165 की स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके अंदर रिफर्बिश्ड आइटम हो सकती है, लेकिन हम करते नहीं हैं। नहीं, आई मीन्स कि वो आपने कोई अपनी प्रोडक्ट सेल की है, कस्टमर के पास गई है, उसने रिटर्न कर दी है, तो जारी बात है वो रिफर्बिश में आ जाएगी ना वो आपके पास। हाँ जी, हमें ये ना रिटर्न्स में आती हैं वो। हम अपने सप्लायर के साथ जो टर्म्स रखते हैं ना, उसमें हम ये रखते हैं कि अगर अमेज़न से कोई चीज़ रिजेक्ट होती है और जेन्युइन बेस पे होती है कि चीज़ वो नहीं है जो हम जो सेल कर रहे हैं या जो बेच रहे हैं, तो वो हम आपको रिटर्न करेंगे। सर लेबल्स का जो था, जो मुझे समझ आया, मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था पहले कि अमेज़न लेबल जो है वो आपने, मुझे समझ आया 3 केसेस हैं डिलीवरी के। एक सप्लायर अगर आपको डिलीवर कर देते हैं, दूसरा आप थर्ड पार्टी हायर करते हैं, या आप यूपीएस के थ्रू जाते हैं। अमेज़न लेबल जो है वो तीनों केसेस में जनरेट होगा, और शिपिंग लेबल जो है वो सिर्फ अगर आप यूपीएस को चूज करते हैं तब आप जनरेट करेंगे। अदरवाइज अगर आप फेडेक्स यूज करते हैं तो फेडेक्स आपको जनरेट कर देगा, नहीं तो सप्लायर करके देगा। बिल्कुल ऐसे ही तो जो ट्रैकिंग आईडी थी, अगर आपको सप्लायर ने जस्ट सपोज शिप करके दिया, तो ट्रैकिंग आईडी को आप अमेज़न में किस लिए ऐड करें? अपने रिकॉर्ड के लिए अपने चेक ले, या अमेज़न का भी उससे कोई लेना देना है? देखिए, कल को अमेज़न अक्सर होता है कि सप्लायर आपका विदाउट लेबल्स वो शिप कर दिया उसने, ठीक है, तो फिर आपको हर चीज़ चाहिए होती है, फिर आपको ट्रैकिंग आईडीज भी चाहिए होती हैं, फिर आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरीज भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल, तो इस पे मैं एक सिनेरियो देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 200 यूनिट की शिपमेंट भेजी है, अमेज़न ने 150 रिसीव किए। आप अमेज़न से केस करते हैं, यार मेरे 50 यूनिट मिसिंग है। अमेज़न कहता है भाई मुझे ट्रैकिंग आईडीज दो। आप उसको ट्रैकिंग आईडीज देते हैं, वो कहता है यार मुझे प्रूफ ऑफ परचेज दो। आप उसको इनवॉइसेस देते हो, फिर भी वो वेरीफाई नहीं कर पाता, कहता है वो मुझे प्रूफ ऑफ डिलीवरी दो। आप उसका ट्रैकिंग आईडी डाल के ऑब्टेन प्रूफ ऑफ डिलीवरी देते हो, फिर अमेज़न आपको रिम्बर्स कर देता है। तो वो अमेज़न के रिकॉर्ड के लिए भी है, क्योंकि अगर उसका जितना भी, अगर आपने एक फेडेक्स की ट्रैकिंग डाली, उसका फेडेक्स की वेबसाइट पे भी जो भी स्टेटस चेंज हो रहा होगा ना, वो अमेज़न वहां से पुल करके सेलर सेंटर पे भी आपको शो कर रहा होगा। समझा रही है ना कि फेडेक्स पे वो डिलीवर हो गया तो अमेज़न भी उसको डिलीवर शो करा देगा। ठीक है, मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो क्वेश्चंस करें, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं सेशन। कोई क्वेश्चन है किसी का? शिपिंग, हाँ जी 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 प्लीज। बस मैं एक चीज ऐड कर दूं कि शिपिंग लेबल और फेडेक्स लेबल जो एफबीए लेबल है वो हर केस में बनेंगे, लेकिन जब आप यूपीएस के थ्रू बना रहे होंगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अमेज़न के सेलर सेंट्रल से ही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो अमेज़न का पार्टनर है। अदरवाइज आपने फेडेक्स के बनाने तो फेडेक्स की पोर्टल से बनाने हैं वो
या किसी और से बनाने हैं, तो सप्लायर ने शिप करना है तो वो सप्लायर शिप कर देगा। बनेंगे वो हर केस में, लेकिन अमेजोन के थ्रू सिर्फ यूपीएस के बन सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग रिटर्न्स के बारे में कोई लेक्चर वगैरह होगा? ये अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट में जब हम आएंगे ना, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि रिटर्न्स को हम कैसे हैंडल करते हैं। मतलब कि रिटर्न आता है ना, तो दो टाइप का रिटर्न आता है, या वो सेलेबल होता है या वो अनसेलेबल होता है। सेलेबल का मतलब ये है कि आपने कुछ भी नहीं करना, वो अमेजोन उठा के सेलिंग बिन में डाल देगा और वो दोबारा बिक जाएगा। अगर वो अनसेलेबल है ना, तो वो फिर आपने रिमूव कराना होता है अपने एड्रेस पे, क्योंकि 30 दिन के बाद अमेजोन जो होता है वो या तो वो शिप बैक कर देगा या वो डिस्पोज कर देगा। तो हमने उसको 30 दिन के अंदर अपने पास रखना होता है। तो अच्छी प्रैक्टिस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो भी रिटर्न्स आए हैं आपके, या तो आप अपने सप्लायर के पास कोशिश करें कि यार उसके पास आरएमए करवा दें, उसको आप क्रेडिट करवा दें, या सप्लायर नहीं मानता, आप अपने एड्रेस पे ला के उसको एक दफा वेरीफाई करेंगे यार क्या न्यू बिक सकता है या ओल्ड बिक सकता है, आप उस तरह उसके दोबारा लेबल्स करके दोबारा अमेजोन के पास शिप करवा दें। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है उमर भाई, फिर हम क्लोज करते। जी सर, लेकिन अगर हम अपने वेयरहाउस में अगर अनसेलेबल आइटम है उसको हम अपने वेयरहाउस में मूव भी करते हैं, तो फिर दोबारा हम अमेजोन को भेज देंगे तो वो फिर रिसीव कर लेगा वही आइटम, तो अनसेलेबल आइटम दोबारा रिसीव कर ले। जब एक दफा वो यूनिट निकल के आ गया ना अमेजोन से, तो फिर अमेजोन को दोबारा जब जाएगा, अमेजोन को नहीं पता ये कौन सा यूनिट है। अमेजोन के पास उसका मतलब अमेजोन को नहीं पता कि वो कौन सा यूनिट है, हम उसको दोबारा भेज सकते हैं। हाँ, अगर फर्ज करें वो यूनिट पूरे रिसीव नहीं हुए, मतलब ये आपने 80 भेजे थे, अमेजोन ने 60 रिसीव किए हैं, तो जब आप उसका रिइंबर्समेंट का केस करेंगे तो अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगेगा, इनवॉइस तो आपके पास नहीं होगी, फिर तब वो इशू हो सकता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, अमेजोन रिसीव कर लेगा। ठीक है ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लोज कर देते हैं आज के सेशन में।